स्टोरी की शुरुआत एक डंजन से होती है जहाँ पे हमें कई सारे घायल सोल्जरों को दिखाया जाता है। जहाँ हमें उनकी बातों से पता लगता है कि एक के बाद एक सोल्जर घायल होने की वजह से लगातार बेहोश होते जा रहे होते हैं और साथ ही उनके हीलर्स के पास सफिशिएंट माना पावर भी नहीं बचा होता है, जिससे वो हीलर अपने साथियों की मदद भी नहीं कर पा रहा होता है। और वो सभी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा निराश हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सभी की मौत उनके पास आ चुकी है। तभी उनमें से एक सोल्जर उन सभी को होप देते हुए कहता है, तुम सभी लोग चिंता मत करो, क्योंकि अभी भी हमारे किंगडम की आशा हीरो ब्रेन अभी भी हमारे साथ हैं। और वो हीरो उन सभी को देखते हुए कहता है, मुझे तुम सभी की आवाजें सुनाई दे रही है, इसका मतलब तुम सभी लोग ठीक हो। तो उसकी बात सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। तो उन सभी की बात सुनते अपने मन में कहता है, अब मेरे साथियों की होप डगमगाने लगी है। बैटल के अंदर आने से पहले लगभग हमारे पास 74 लोग थे, लेकिन हम लोग अब 43 लोग ही बचे हुए हैं और 31 साथी हमें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। जहाँ पे ये 43 लोग कैसे भी ना कैसे कर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और 31 मेंबर्स को बचाने में लगभग हम लोग असफल रहे, जबकि सबने इसमें पूरी जान लगा दी थी। इस सिचुएशन का होने का आभास सबको था, क्योंकि ये जगह एंशिएंट टाइम के कोर होने के साथ साथ उन 7 मेलेवोलेंट डंजन में से एक है। लेकिन तभी उसका साथी उसे बुलाते हुए कहता है, सर बेन आखिरकार हम लोग वहाँ पहुंच ही गए। तो बेन वहाँ पे देखते हुए कहता है, ये आखिरी डंजन का कोर है और साथ ही साथ ये डंजन का एंड है। यहाँ पे अनगिनत ट्रेजर रखे हुए हैं और अगर तुम लकी हुए तो ये जगह ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट फ्रूट द 36 वीट योस मास्टरपीस कहा जाता है, वो भी यहाँ मिल सकता है। और मुझे इसके बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे वो डंजन का बॉस यानी कि इस डंजन का मास्टर रेस्ट करता है। अब हीरो चिल्लाते अपने साथियों से कहता है, सभी लोग अपने फॉर्मेशन में रहना। शॉर्टमैन और सील्ड मास्टर वो लोग सबसे आगे रहेंगे और सभी मैजिशियन लाइट को क्रिएट करे ताकि हम आगे का रास्ता देख सकें। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कुछ रेम्बल करके आवाज आती है। तो इस आवाज को सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो चुके होते हैं। तो एक मैजिशियन अपने लाइट और को सीधे उस तरफ भेजता है। तो ये देख और भी मैजिशियन अपनी लाइट को जलाते हैं ताकि वो देख सके कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। लेकिन उस लाइट के जलने के साथ ही वो अपने सामने जो चीज को देखते हैं उसे देखकर तो उन सभी की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और जैसे हमें उस एंटिटी की आंखों को दिखाया जाता है, हम उस आंख को देखकर बस यही कह सकते हैं कि उस आंख के अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी समाई हुई है। तो उस एंटिटी को देखकर हीरो लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। लेकिन जैसे वो हीरो को देखता है तो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस एंटिटी ने अपना मुंह खोल दिया होता है। सभी लोग वहाँ पे चिल्लाने की तो हिम्मत कर पा रहे होते हैं, लेकिन उस एंटिटी की पावर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ से कोई भी भाग पाया होगा। अब हमें एक स्कल को दिखाया जाता है जो कहता है, ह्यूमंस वहाँ पे एंटर कर चुके थे जब आप सो रहे थे, लेकिन आपने अच्छा किया कि उस कंडीशन के अंदर भी आपने उन सभी से फाइट लड़ा। तो स्कल की बात सुनकर वो एंटिटी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है, मैं 2 ह्यूमन से लड़ा हूँ और 2 ह्यूमन से लड़ने की वजह से तो मैं काफी ज्यादा थका हूँ। इसे पैट्रिक, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो? तो वो स्केली चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसे हालत में भी शांत रह सकता हूँ? तुम्हारे जैसा जो आखिर फाइनल बॉस कैसे रह सकता है? तुम अभी भी सो रहे हो। जब तक कि ह्यूमंस वहाँ पे नहीं पहुंच गए थे तुम अभी भी वहाँ पे उनके सामने उबासी ले रहे थे। क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? तुम्हारी मेंटेलिटी ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हारी मेंटेलिटी। रीने, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तो रीने कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फिर से मिस्टर डंजन ने मुझे हैरान कर दिया कि ये सिर्फ अपने उबासी से ही दुश्मन को हरा सकते हैं। तो उसकी ऐसी प्यारी बातें सुनकर तो पैट्रिक तो इरिटेट होने लगता है। लेकिन हम उस एंटिटी को देखते हैं जो कि रीने से प्यार कर रहा होता है और पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि रीने उसकी साइड लेगी, लेकिन उसने तो सीधे मिस्टर डेवोवर का साथ दिया। वो बेचारा इसकी वजह से काफी ज्यादा टूट चुका होता है। वो मन में कह रहा होता है, आखिर पता नहीं मैं किन पागलों के बीच में पड़ गया हूँ। और पैट्रिक परेशान होते हुए चिल्लाते हुए एंटिटी से कहता है, ये डंजन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो वो डिवोवर बोलता है, ऐसे परेशान मत हो, वरना इसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां सड़ने लग जाएगी। ये डंजन उन 7 मेलेवोलेंट डंजन में से एक है जिस पर ह्यूमंस रेड करना चाहते हैं, मगर ये काम उनके लिए इम्पॉसिबल है। हमें डंजन के बारे में पता चलता है कि ये डंजन एक एंशिएंट कोर डंजन है और अब हमें बताया जाता है ज्यादातर डंजन का रेड ह्यूमंस के विक्ट्री के साथ ही खत्म कर दिया गया है। ह्यूमंस कभी भी उस जगह पे एंटर कर हमला कर सकते थे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को हमेशा तैयार रहना पड़ता था और ऐसे ही बार बार लगातार बैटल होने की वजह से डंजन तेजी से कमजोर पड़ने लगे। मगर अनगिनत डंजन पर रेड कर उन्हें वापस से बनाया गया। मगर कुछ डंजन एक्सेप्शनल हैं जिन्हें ह्यूमंस के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, और जिन सभी डंजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया उनमें से ये ग्रेड इविल डंजन भी आता है। और अगर इसे सही से कहा जाए तो 7 ग्रेड इविल डंजन जिसे ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर पाए। उन 7 इविल डंजन में से सबसे ज्यादा इविल डंजन प्रिमोडियल कोर को माना जाता है। दर्जनों मॉन्स्टर द्वारा इसे गार्ड किया जाता है। वो गेट पर 3 क्रॉस वाले गेट कीपर बाहर पहरा देते हैं, जिनमें ह्यूमन न्यूक्लियस इसे डिफेंड करते हैं जो कि लेफ्ट में है, जिन्हें हम रेने के नाम से जानते हैं। और स्केलेटन ब्लू पाथ सेंट्रल को डिफेंड करता है, जिसे हम डेथ नाइट पैट्रिक कहते हैं। और दाहिनी ओर का रास्ता जो गंदगी से भरा हुआ है, उस रास्ते के
बारे में हमें कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए हम इसे अननोन नंबर ऑफ टेंटलेस बुलाते हैं। और इस फोर्ट्रेस का राजा प्रिमोडियल मॉन्स्टर है, जिसका जिक्र एम्पायर ऑफ मेथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है और उसका नाम डिवोवर है। और इन सभी के बारे में रेनी बुक पढ़कर बता रही होती है। डिवोवर से बोलती है, जैसा कि आपने बताया था कि ये बुक्स ह्यूमंस के पास पहुंच गई थी, इसकी वजह से हर तरफ रूमर्स फैलने लगे थे, मगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे हमारे पीछे कई सारे घुसपैठिए आएंगे? तो डिवोवर कहता है, तुम्हें डंजन को मैनेज करना सीखना होगा, बस तुम हल्का सा मिस्टीरियस वे में सब चीजों को लपेट दो ताकि ह्यूमंस को इस चीज की भनक भी न लगे। तुम्हें बस पहले हल्का सा इन्फॉर्मेशन लीक करना होगा, जिससे कि उन्हें लगे कि वो लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जब वो लोग ऐसे मिस्टीरियस बुक को आधा अधूरा देखते हैं तो वो ठीक मौत की तरह आपके चारों ओर घूमने लगेंगे। मगर फिर भी मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। उन सभी की फौज शायद से 74 थी और उन सभी के पास जो गेयर थे वो सभी ब्लैक 116 टेंटिकल से लड़ते हुए लगभग पिघल चुके थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही चीज बचा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। रेने थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है, काश मैं उन सभी से डील कर पाती बिना उन सभी के सामान को डैमेज किए हुए। तो ये सुनकर वो डिवोवर अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर साथ ही अपने मैजिक का यूज करते हुए एक इंसान के रूप में आ जाता है। फिर वो रेने के सर पे अपने हाथ को रखते हुए उससे कहता है, रेने मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर लोगी। तो ये सुनकर रेने काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन हमें पीछे पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि उन सभी की बातें सुनते हुए तो काफी ज्यादा गुस्से में आता होता है। वो गुस्से से उनसे कहता है, क्या तुम लोग श्योर हो कि हम लोग यहाँ पे मीटिंग करने आए हैं, ना कि यहाँ पे समय बर्बाद करने? अगर हम यहाँ पे मीटिंग करने आए हैं तो आखिर तुम दोनों ही खुश क्यों हो? फिर वो भी उन सभी के बीचों में हंसते हुए कहता है, आखिर यहाँ का वाइब कितना ज्यादा स्वीट है, ऐसा लग रहा है कि इस हवा में सांस लेने से ही मुझे कैविटी हो जाएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि इससे मेरे दांत सड़ेंगे, शायद मेरा सर भी सड़ सकता है। और बॉस, अगर आप पॉलीमोथ का यूज कर रहे थे तो आपको उसे अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए था। जब आप रेनी का सर सहला रहे थे तो उस समय आपकी उंगलियां 6 हो गई थी। तो उसकी बात सुनकर वो अपनी उंगलियों को देखता है जो कि 6 बन गई होती है, लेकिन वो पिछली बात को याद करते हुए कहता है, लेकिन फिर भी ये उस चीज से बेटर है क्योंकि पिछली बार आपके तो 40 दांत बन चुके थे और उस समय आप हंसते हुए कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ है। वो देखकर तो मेरी पूरी बॉडी ही शेक करने लगी थी। तो उसकी ऐसी बात सुनकर रेनी उसे गुस्से से कहती है, पैड्रिक तुम्हारे जबरे से बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। तो ये देखकर वो भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, अगर इसे मेरी बातों से प्रॉब्लम है तो ये गेट कीपर वाली जॉब को क्वाइट क्यों नहीं कर देती? अब कुछ समय बाद रेनी मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहती है, जैसे कि आप लोगों को पता है मस ऑलरेडी रेड पाथ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं और इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लैक टेंटिकल 116 उस गेट की रक्षा करता है वो अब घायल हो चुका है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल लग रही है। तो रेनी की बात सुनकर डिवोवर उबासी लेते हुए कहता है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसकी रीजनरेशन पावर तुम्हारी सोच से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलो देखते हैं क्या होता है, अगर वो वापस से रीजनरेट नहीं कर पाता है तुम एक नए गेट कीपर को रख लेना। तो पैट्रिक कहता है, तो आखिर बॉस आप कब एक न्यू गेट कीपर को हायर कर रहे हो? ऐसा करना कि आप 2 लोगों को हायर कर लेना ताकि मैं यहाँ से क्वाइट कर सकूं। डिवोवर कहता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहेगा जब तक कोई तुम जिंदा हो, और वैसे भी वो सभी ह्यूमन सिर्फ मेरे राइट क्रो की तरफ ही आ रहे हैं। पैट्रिक कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग रेड करने के लिए एक नई आर्मी को तैयार कर रहे हैं। रेनी कहती है, आजकल ह्यूमंस एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीपैथी मैजिक का यूज बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो राइट गेट में क्रैक आया है वो बात उन सभी में फैल चुकी हो। तो सुनकर डिवोवर गुस्से से टेबल के ऊपर हाथ पटकते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो फिर अब से हमें अच्छे से प्लान करके चलना होगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से हम लोग पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। रेनी, तुम पहले रेड पाथ को गार्ड करती थी जो कि लेफ्ट में है, लेकिन आज से तुम फिर क्रॉस रोड को गार्ड करोगी जो कि राइट में पड़ता है। से रेड मारने वालों को लगेगा कि वो खाली है, जिससे कि वो लोग, इसलिए वो सभी लोग झुंड में वहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद तुम उन्हें वहीं पे रोक देना। तो ये सुनकर रेनी छोटी बच्ची की तरह एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ जितने भी ह्यूमंस क्यों ना आए मैं उन सभी को रोक दूंगी मिस्टर डिवोवर। फिर वो पैट्रिक से कहता है कि तुम रेड क्रॉस रोड की रक्षा करोगी जिसे हमेशा रेनी गार्ड करती है। तो ये सुनकर वो पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों? तो डिवोवर कहता है, अगर ह्यूमंस के इसके बारे में पता चलेगा कि रेनी 5th गेट पे है तो फिर वो लोग रेड क्रॉस रोड की तरफ जाएंगे ये सोचते हुए कि वो खाली होगा, मगर तुम वहाँ पे सबको रोक देना, इस तरह तुम दोनों ह्यूमंस को अटैक करने से रोक सकते हो। तो ये सुनकर पैट्रिक डिवोवर को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट बॉस, अगर ह्यूमंस ब्लू सेंटर के पास जाएंगे तब तुम क्या करोगे? तो ये सुनकर तो सबकी सिटी पिटी गायब हो चुकी होती है क्योंकि उसके बारे में डिवोवर ने कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, वेल ऐसे ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को मेरे साथ एक अच्छी सी डेट एंजॉय करना होगा, इसके अलावा वैसे भी मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो ये प्लान तो पैट्रिक को कुछ खास अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन रेनी को तो वो प्लान बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगता है। वो छोटी बच्ची की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है, लेकिन फिर रेनी सीरियस होते हुए कहती है, अभी सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम सभी को उस तलवार को कैसे हैंडल करना है। तो ये सुनकर डिवोवर कहता है, कौन सी तलवार? पैट्रिक कहता है, वही
तलवार जिसे रेड के समय उसका लीडर यूज कर रहा था, और मुझे तो इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग इस तरह का तलवार यूज कर रहे थे। इस बार कहे तो जो इंसान आए थे वो सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो पैट्रिक की बात सुनकर डिवोवर कहता है आखिर तुम किस स्वॉर्ड की बात कर रहे हो। तो पैट्रिक वो स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है बॉस इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, द 36 मास्टरपीस। ये ह्यूमंस के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस वेपन है। वैसे ये पूरी तरह से वेपन नहीं है, शायद ये स्वॉर्ड नंबर 14 है और इसका नाम टेनावेला है। तो ये सुनकर डिवोवर कहता है अच्छा तो तुम इस 36 मास्टरपीस या जो भी इसे कहते हैं तुम इसकी बात कर रहे हो, और शायद से मुझे याद है इसके जैसे कुछ वेपन स्टोरेज में पहले से ही पड़े हुए हैं, और जो रेनी के हाथ में ब्लेड है वो भी 36 मास्टरपीस में से एक है। ह्यूमन सचमुच काफी अच्छी चीज अपने पास रखते हैं। पैट्रिक उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है बॉस आखिर हमें इसका क्या करना है। अगर हम इंट्रेस्ट वाले गेट कीपर को ये चीज दे देंगे तो वो ह्यूमन इस चीज को छीन लेंगे, और साथ ही साथ अगर ये चीज उन सभी के हाथ में पड़ गया तो फिर ये चीज हमारे लिए एक सिर दर्द से कम नहीं होगा, इसलिए ये चीज आपको ले लेना चाहिए। तो डिवोवर कहता है पैट्रिक मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक स्वॉर्ड चाहिए ना, तो फिर ये स्वॉर्ड तुम अपने पास क्यों नहीं रख लेते। तो ये सुनकर तो पहले पैट्रिक कंफ्यूज होता है, मगर वो साथ ही थोड़ा सा हिचकिचाते और खुश होते हुए कहता है क्या सचमुच, और साथ ही खुश होते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको लेने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि ये जो आपका ऑर्डर तो ठहरा। अब हमें बताया जाता है ये एक एंशिएंट कोर है जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा भयानक कॉमन सिविलियर्स मेड रहती है, और एक डेड नाइट रहता है जो कि अपनी डेडली एनर्जी के साथ पता नहीं कितने सारे लोगों को मार चुका है, और साथ ही साथ एक जायंट एंशिएंट मॉन्स्टर रहता है जिसकी पावर का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता है। डिवोवर कहता है अब जबकि मैंने तुम्हें स्वॉर्ड दे दिया है तो तुम उस रिजाइनेशन लेटर को फाड़ सकते हो जिसे तुमने अपने रिब्स की हड्डी में छुपाया है। और अब इसी के साथ ही हमें इन तीनों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नंबर 1 पे है रेनी जिसके दिमाग में 24 घंटा बस डिवोवर के बारे में ही चलता रहता है, और दूसरे नंबर पे है पैट्रिक जो इन सभी से स्मार्ट होने की वजह से यही एक बंदा है जो डंजन की रक्षा करता है और बॉस से लड़ने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। और लास्ट में सबसे ज्यादा आलसी इंसान डिवोवर आता है जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, लेकिन इसकी आलसीपना एक स्लॉट से कंपेयर की जा सकती है जो कि सबसे ज्यादा आलसी एनिमल है। अब हम रेनी को देखते हैं जो डिवोवर से पूछती है आखिर हम इस इनकम का बंटवारा कैसे करेंगे। डिवोवर कहता है जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जितना यूज कर सकते हो यूज करो, और बाकी बचे हुए आइटम से हम लोगों को चारा बनाएंगे ताकि वो हमारे जाल में फंस जाएं। तो ये सुनकर रेनी खुश होते हुए बोलती है तो फिर ठीक है इस बार भी इनकम का बंटवारा मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैजिक टूल हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो क्या हम माना स्टोन को निकाल कर बेच दें, इससे शायद से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। ठीक है तो फिर ह्यूमन विलेज में जाकर इसे मैं बेच कर आऊंगा। तो ये सुनकर रेनी और पैट्रिक दोनों जन काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तो उनको ऐसा हैरान होता हुआ देखकर तो डिवोर उन लोगों से पूछता है आखिर तुम लोग इतना ज्यादा हैरान क्यों हो। पैट्रिक घबराते हुए कहता है अगर वहाँ पे रेनी जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सुनकर गुस्से में डिवोर इसका कारण पूछता है। पैट्रिक बताता है आप ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। तो ये सुनकर डिवोर उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है और रेनी से साथ ही वो कुछ चीजें लाने के लिए भी बोलता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे रेनी विलेज की ओर निकल चुकी होती है, और इसी के साथ ही हमें रेनी को एक शॉप में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मैजिक स्टोन और माना स्टोन को सेल कर रही होती है। वो शॉपकीपर उसके मैजिक आइटम को देखते हुए कहता है बच्ची मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ। तो ये सुनकर रेनी सीरियस होते हुए कहती है आखिर ये तुम क्यों नहीं खरीद सकते। तो वो शॉपकीपर एक स्टोन दिखाते हुए कहता है ये एक बी रैंक का माना स्टोन है, और इसे खरीदने के लिए हमारे जैसे आम इंसान को 10 साल तक काम करना पड़ता है, और जैसा कि तुम देख रही हो जो तुम यहाँ पे ये सभी आइटम लेकर आई हो वो तो इससे भी ज्यादा बड़े हैं। इसे रॉयल प्लेस के मेज द्वारा यूज किया जाता है जो कि मैजिक टावर में रहते हैं। अगर कोई ज्वेलर जिसके पास रॉयल फैमिली से एग्रीमेंट हो वही इस चीज को खरीद सकता है, या फिर मेज टावर में रहने वाले विंग्स भी इसे खरीद सकते हैं। तो ये सुनकर रेनी कहती है कैपिटल या फिर मैजिक टावर। ऐसा लगता है कि अब मुझे मैजिक टावर जाना होगा क्योंकि यहाँ से कैपिटल तो बहुत ही दूर है, लेकिन मैं मैजिक टावर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये काम मिस्टर डिवोवर के लिए है। तो इसलिए रेनी उसकी बात मानकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी शॉपकीपर की नजर अपने टेबल के ऊपर एक माना स्टोन पे पड़ती है। तो ये देखो शॉपकीपर उसे बुलाते हुए कहता है हे बच्ची तुम अपने स्टोन को यहीं पर भूल के जा रही हो। तो रेनी वहाँ से जाते हुए कहती है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारे लिए एक टिप है। तो ये देखो अभी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कितनी ही अजीब बच्ची है, क्या ये सचमुच इंसान ही है या फिर नहीं। अब हम सीधे मैजिक टावर विंग्स का सीन देखते हैं जहाँ पे रेनी वहाँ पे पहुंच चुकी होती है। मैजिक टावर का एक बंदा उसे रास्ता दिखाते हुए कहता है क्या तुम मैजिक स्टोन यहाँ पे बेचने आई हो, तो आओ इस तरफ चलो मैं तुम्हें अपने गिल्ड मास्टर से मिला देती हूँ। तो ये सुनकर रेनी उसकी बात मानकर उसके साथ जाने लग जाती है, लेकिन उसके साथ जाते हुए रेनी अपने मन में सोचते हुए कहती है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है ताकि मेज लीडर का टावर सबसे ऊपर पड़े। ऐसा लगता है कि ह्यूमंस का मेज टावर भी बिल्कुल डंजन जैसा ही बनाया गया है। और कुछ ही देर में रेनी वहाँ पे पहुंच चुकी होती है जहाँ हम सामने गिल्ड लीडर को देखते हैं जो कि उसका स्वागत करते हुए कहती है इतनी दूर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं ग्राउमिस एमर हूँ इस मैजिक टावर विंग्स की लीडर, और आखिर तुम कौन हो। तो उसे देखते हुए रेनी अपने मन में कहती है इस ह्यूमन के पास
बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव माना है। रेनी भी उसे अपना नाम रेन बताती है। तो ये सुनकर गिल्ड लीडर बोलती है, मैंने सुना था कि एक छोटी बच्ची आई है, इसलिए मैं इस चीज को इग्नोर कर रही थी, लेकिन गार्ड्स ने बताया कि तुम्हारे पास बहुत सारे माना स्टोन हैं। शायद तुमने हमारे मैजिक टावर विंग्स की रेपुटेशन के बारे में सुना होगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ कि तुम यहाँ पे हाई लेवल माना स्टोन लाई होगी जो कि हमारे रेपुटेशन से मैच करते हैं। तो ये सुनकर रेनी अपने बैग से सभी माना स्टोन को नीचे गिराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम इसे देख सकती हो। तो सभी माना स्टोन को देखकर तो मैजिक टावर लीडर हैरान होते हुए कहती है, ये सभी तो ए रैंक माना स्टोन है, इनमें से तो कुछ स्टोन बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं जो कि ए रैंक से भी ऊपर आते हैं। ये तो ऐसे आइटम नहीं है जो कि एक छोटी बच्ची के पास मिल सकते हैं। आखिर ये बच्ची है कौन? इसलिए वो इसके बारे में सोचकर वो रेनी से पूछती है, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिले? लेकिन वो उसके बाल को देखकर हैरान होते हुए कहती है, होल्ड ऑन, इसके बाल एम्पायर्स के 8 फैमिली में से एक के पास बचपन से ही सिल्वर हेयर थे। क्या उनकी बेटी भागकर सीक्रेट तरीके से ये चीज मेरे पास लेकर आई है? इसके अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि एक बच्ची के पास इतने सारे माना स्टोन मिल सकते हैं। शायद ऐसी लेडी को दुनिया वालों ने इग्नोर कर दिया होगा। वेल इसके बारे में सोचकर वो थोड़ा सा अपने टोन को सुधारते हुए कहती है, वेल मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी सी रूड थी, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतने अच्छे माना स्टोन होंगे। हम इस विंग्स पर आज ही सभी माना स्टोन को खरीदना चाहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पर स्टोन के बदले 50 आउंस गोल्ड कॉइन दूंगी, या फिर मैं तुम्हें 80 आउंस भी दे सकती हूँ। शायद से ये कंडीशन तुम्हारे लिए अच्छी होगी। इसके बारे में सुनकर तो रेनी हैरान होते हुए कहती है, क्या गोल्ड कॉइन से 50 आउंस? लेकिन उसमन ने बोला था कि उसे 10 साल काम करना पड़ता है उस जैसे छोटे माना स्टोन को खरीदने के लिए। एक आम इंसान 1 साल के अंदर 10 आउंस कमा सकता है, तो इस हिसाब से उसे 10 साल के अंदर 100 आउंस कमाना चाहिए। वेल इसके बारे में सोचकर रेनी बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है, ह्यूमंस अगर तुम मेरे साथ यही मजाक करती रहोगी तो तुम यहीं पे मारी जाओगी। तो उसकी ऐसे औरा को देखकर तो गिल्ड लीडर भी परेशान होते हुए कहती है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। खैर अगर मैं सच कहूँ तो हमारे गिल्ड लीडर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इन सभी को खरीद पाएं। अगर हमने अपने सभी पैसे इकट्ठा कर लिए तब शायद हम तुम्हारे पास जितना स्टोन है उतना भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो कुछ समय बाद 2000 गोल्ड देते हुए कहती है, हमारे पास बस इतना ही है और बाकी पैसों के बदले हम तुम्हें एक वैल्यूएबल आइटम देंगे जो कि इन सभी के बराबर होगा। तो ये सुनकर रेनी एक गोल्ड कॉइन को लेते हुए कहती है, क्या तुम्हें भरोसा है कि वो आइटम इस चीज के बराबर होगा? तो टावर गिल्ड मास्टर बोलती है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वो आइटम दिखाती हूँ। और इसी के साथ वो उसे ले जाते हुए कहती है, वैसे भी हम लोग बाहरी लोगों को वो चीज जगह नहीं दिखाते, पर तुम उनमें से कुछ अलग हो। और इसी के साथ वो जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो उससे कहती है, ओके तो ये रही हमारे मैजिक टावर की स्टोरेज। वो उसे क्राउन को दिखाते हुए कहती है, ये 4K रेड डायमंड से बना हुआ है और इसके सेंटर में एक छोटा सा माना स्टोन है जो कि मैजिक्स के लिए यूजफुल होता है। फिर अगले सीन में वो इसको एक रिंग दिखाते हुए कहती है, ये एक लिविंग ब्लैक पर्ल है, ये अंगूठी पहनने वाले के पास जैसे ही पॉइजन आता है ये वाइब्रेट करने लगती है। ये पर्ल अल्केमी का यूज करके बनाया गया है। तो उसकी बात सुनकर रेनी थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन फिर वो उस अंगूठी को ध्यान से घूरने लग जाती है। तो ये देखकर तो मैजिक टावर मास्टर भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो चुकी होती है। ओह लगता है कि ये आपको पसंद नहीं आया है। अल्केमी एक ऐसा चीज है जिससे कई सारे लोग घृणा करते हैं। वैसे आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? जहाँ हम देखते हैं कि उसका इशारा एक हार्ट शेप जैसे जेम पर होता है। जहाँ गिल्ड मास्टर उसे रेनी को दिखाते हुए उसे कहती है, इसे स्कारलेट हार्ट स्टोन नाम से जाना जाता है, ये स्टोन तुम्हारे प्यार को पूरा करने में मदद करता है। तो ये सुनकर तो रेनी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, लेकिन अगले सेकंड उसकी आंखें चमकने लग जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वो डिवोवर को पसंद करती है। गिल्ड मास्टर उसे बताती है, अगर तुम जिसे पसंद करती हो उसके सामने इसके अंदर अपना माना डालोगी तो जेम के अंदर रहने वाले स्पिरिट तुम्हारे प्यार को पूरा करने में मदद करेगी। तो रेनी उससे पूछती है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर मैं किसे पसंद करती हूँ? गिल्ड मास्टर कहती है, हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता है, आखिर तुम किसे पसंद करती हो। मैं कि मेज लीडर होने के नाते कॉन्फिडेंट होकर तुम्हें ये बात बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये चीज पसंद आया है। तो रेनी खुश होते हुए कहती है, हाँ मुझे ये चाहिए। तो ये देखकर तो गिल्ड मास्टर थोड़ा सा भाव खाते हुए कहती है, मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन ये जेम्स देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम इससे एम्परर का दिल भी जीत सकती हो, इसलिए ये थोड़ा हल्का एक्सपेंसिव है। तो ये सुनकर तो रेनी को गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से से सीरियस होते हुए उससे कहती है, इसके बारे में आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है? तो चीज को देखकर मैजिक गिल्ड मास्टर हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये चीज तुम्हारे पास कैसे आया? हम देखते हैं रेनी ने इस समय जो चीज ऑफर किया था वो होता है 36 ब्लेड में से एक वेपन। रेनी अपने उस वेपन को दिखाते हुए कहती है, तुम सभी पैसे और साथ ही ये ज्वेल मुझे दे दो। खैर तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर आशीष कुमार नेक जिन्होंने हमारे लिए 300 रुपए का सुपर चैट किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मिस्टर एक्ट लाइक का बॉस को एक्सप्लेन किया जाए। तो इसीलिए मिस्टर आशीष कुमार के लिए खास करके मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग मुझे सुपर चैट ना करो तो भी चलेगा, बट आप लोग हमारा मेंबरशिप ले सकते हो जो कि 29 रुपए का है। और साथ ही आप लोग कोई भी मानवा मुझे सजेस्ट करोगे तो मैं जरूर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमें कुछ समय बाद गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर उसका साथी परेशान होते हुए कहता है, गिल्ड मास्टर आखिर आपने उस बच्ची को ये जेम क्यों दे दिया? आपको
तो पता ही है कि आखिर वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो मर जाएगी। तो ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहती है, हाँ तो मैं क्या करूँ, उस पागल बच्ची ने खुद ही उस आइटम को एक्सचेंज किया है, तुम चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही उसको इसके बारे में पता चलेगा तब तक तो वो मर जाएगी, और जिस इंसान को पसंद करती है वो भी उसी के साथ ही मर जाएगा। वहाँ पे एक भी एविडेंस नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता कि आखिर वो दूसरा इंसान कौन है, मगर उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। और अब इसी के साथ ही हम लोग वन ऑफ द इविल डंजन चैटी कैस्टल को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक लेडी के हाथ में कैंची और साथ ही कंघी होता है। वो अपनी कैंची का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एक सिल्वर बाल को काट देती है, और हम देखते हैं वो होती है रेनी, जो कि अपना बाल कटवा रही होती है। रेनी उसे बाल कटाते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, तुमसे एक काम करवाने के लिए मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं तुमसे कुछ ना कुछ काम करवाती ही रहती हूँ। वो लेडी कहती है, बहुत हो गया, वैसे भी हेल्प करना नेचुरल होता है, आखिर एक नेबर दूसरे नेबर की हेल्प करता ही रहता है, और तुम तो इसमें कुछ ज्यादा ही क्यूट दिख रही हो। ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, इस लेडी का नाम एलिजाबेथ बैठोरी है, जो कि चैटी कैस्टल की बॉस है। एलिजा खुश होते हुए कहती है, तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो कि मैं जो भी हेयर स्टाइल बनाऊं तुम उसमें प्रिटी लगती हो। इस समय मुझे जान के जेलस हो रहा है कि तुम एक ह्यूमन क्यूली हो, ये तुम्हारा प्रिटी फेस कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, तुम बहुत ही ज्यादा यंग दिख रही हो, तुम्हारी स्किन भी मुझसे ज्यादा गोरी है। तो रेनी कहती है, आप भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हो, आपकी स्किन तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। एलिजाबेथ कहती है, ओ तुम ऐसे मत कहो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं रोज कितना ज्यादा ब्लड यूज करती हूँ सिर्फ अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट को पाने के लिए। लेकिन तभी रेनी बुलाते हुए कहती है, मिस बैटोरी, आखिर मैं अभी आपको कैसी दिख रही हूँ। बैटोरी जवाब देती है, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो उन सभी वुमेन्स में जिन्हें मैंने आज तक देखा है। मैं इस बात पे भरोसा करती हूँ कि तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। वैसे रेनी, आखिर तुम इतना ज्यादा सच क्यों रही हो, क्या तुम किसी को कन्फेशन करने के बारे में सोच रही हो। तो ये सुनकर रेनी उस जेम्स को देखते हुए कहती है, मैं कन्फेस करने वाली हूँ। मगर रेनी की ये बात सुनकर तो एलिजाबेथ पहले तो कंफ्यूज फिर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या ये सच है, मुझे लग रहा था कि तुम मजाक कर रही हो, आखिर तुम किसे कन्फेस करने वाली हो। तो रेनी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश और ब्लश करते हुए कहती है, मिस्टर डिवोवर को। तो ये बात सुनकर तो एलिजाबेथ पहले कंफ्यूज फिर काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम एक ह्यूमनिकलस हो। लेकिन रेनी सीरियस होते हुए कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच उन्हें कन्फेस करने वाली हूँ। एलिजाबेथ उससे पूछती है, आखिर तुम्हें उसके अंदर क्या पसंद आया, वो तो एक कमीना है, उसकी तो ताकत पता लगाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रेनी कहती है, उसके पास बहुत ही स्ट्रेंथ है और वो रिलायबल भी है। तो ये सुनकर एलिजाबेथ थोड़ा सा चिड़चिड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और रिलायबल, और सबसे अच्छी बात वो आलसी भी बहुत है, इस हिसाब से तो उसका प्लस पॉइंट जो रिलायबल है वो इसमें कट जाता है। तो रेनी कहती है, हाँ वो बहुत आलसी है और बहुत बड़ा भी, और वो एक शुअर की तरह खाना खाता है, जब उसका मन करता है वो सोता है, वो हमेशा खराटे मारते रहता है, उसके पास दिमाग नहीं है लेकिन उसे हमेशा भूख लगी रहती है। तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है तब भी तुम उसको पसंद करती हो। तो रेनी ये सुनकर शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। एलिजाबेथ उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ सब कुछ सही जाए, मगर तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो ये सुनकर रेनी उसका शुक्रिया करते हुए कहती है, अब इसके बारे में चिंता मत करो, रेनी जरूर सक्सेस होगी। अब हम अगले सीन में इंपीरियल कैपिटल लाइजे का सीन देखते हैं, जहाँ उसके अंदर हम डंजन सब्जुकेशन कोलाइजेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए अपने सामने वाले बंदे से कह रहा होता है, अब हम लोग ये मान सकते हैं कि हीरो ब्रेन खत्म हो चुका है और साथ ही उनकी पार्टी पूरी तरह से इनहाइलेट हो चुकी है। तो ये सुनकर दूसरा बंदा टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बोला था कि वो गेट के अंदर आसानी से जा सकते हैं। और एक और बंदा खड़ा होते हुए कहता है, अभी तक हमें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली है, फिर हम ये कैसे मान ले कि वो सभी लोग खत्म हो चुके हैं। सही कहा आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर ब्रेन उन से कीड़े मॉन्स्टर से मारे जा सकते हैं। और उन लोगों की वैसी ही बात है थोड़ी देर में बहस में बदल चुकी होती है, सभी लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं। और ये देखकर वो बंदा परेशान होते हुए मन में अपने कहता है, नहीं तुम सब गलत हो, प्रिमोडियल कोर के अंदर जाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस दिन वो सभी लोग उसके अंदर गए थे वो दिन उन लोगों के लिए पहले ही मौत का कारण बन चुका था। और डंजन के अंदर से कोई भी खबर सुने हुए हमें 2 दिन हो चुके हैं, हीरो ब्रेन सही में मर चुका है, हमें ये मान के चलना होगा। लेकिन आखिर हीरो ब्रेन की मोस्ट सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाली स्वॉर्ड, आखिर उसका क्या हुआ, क्योंकि वो स्वॉर्ड 36 मास्टरपीस में से एक है। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है, प्रिमोडियल कोर के अंदर जाने के बाद कम्युनिकेशन अपने आप ही टूट गया, तो इसलिए अब उस एरिया के अंदर जाने के बाद ही हमें उस 36 मास्टरपीस में से वो स्वॉर्ड को लाना होगा। तो ये सुनकर सभी लोग अफसोस करते हुए कहते हैं, ओ शिट, इसका मतलब कि हमें जल्द से जल्द उसके अंदर जाकर उस स्वॉर्ड को वापस लाना होगा। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है, हम वहाँ नहीं जा सकते, वो एक ऐसा डंजन है जिसमें हीरो ब्रेन की आर्मी भी नहीं टिक पाई, तो इसलिए अब हमें और सेक्रीफाइस देने की जगह गिव अप कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बात के लिए कोई लोग उसके अपोजिट होते हुए कहते हैं, नहीं हम लोग ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, अगर हीरो ब्रेन उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ा होगा तो उसे जरूर कोई इंजरीज तो होगी, वो हमारे कॉन्टिनेंट
यूनिट के हीरो सर ब्रन है, इसलिए आप ये चीज मत भूलिए कि वो कोई आम इंसान नहीं है। तो ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है हम जब तक यहाँ पे बात कर रहे हैं तब तक तो उस मॉन्स्टर ने अपने आप को हील कर लिया होगा और साथ ही डंजन को वापस से सही कर लिया होगा। तो ये सुनकर वहाँ का हेड परेशान होते हुए कहता है हम पहले ही 36 स्वॉर्ड को खो चुके हैं, साथ ही साथ उन वॉरियर्स को भी खो चुके हैं जिन्हें नोबल्स फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, और अगर हम लोग इस दूसरे रेड में फेल हो जाते हैं तो वो सभी लोग हमें जान से मार देंगे, और अगर हम लोगों ने सब कुछ ऐसे ही रहने दिया तो रॉयल फैमिलीज अपनी स्वॉर्ड्स हमारे गले पे रख देगी। क्या होगा अगर सर ब्रेन ने उस मॉन्स्टर को कोई भी इंजरीज ना दी हो तो? क्या हो अगर डंजन को ज्यादा नुकसान ना हुआ हो तो? ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रिमोडियल पर अटैक करना इम्पॉसिबल है। अभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन लोगों को हराना मुश्किल है, बल्कि ये मुमकिन है? तो ये सुनकर एक बंदा हैरान होते हुए कहता है आखिर यहाँ पे रॉयल फैमिली की एसोसिएट क्या कर रही है? तो ये सुनकर रॉयल फैमिली का एसोसिएट वाला बंदा कहता है क्या आपको नहीं पता हमारी सोसाइटी किसकी बातें मानती है? तो ये सुनकर वो हेड परेशान होते हुए कहता है मुझे चीज की उम्मीद नहीं थी कि रॉयल फैमिली अपनी कदम इतनी जल्दी उठाएगी। और वो रॉयल फैमिली का बंदा गुस्से से बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो तुम लोगों को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। तुम सब लोग क्या गधे हो? क्या तुम लोग सब ऐसे ही अपने कीमती सोल्जर को मरने के लिए वहाँ पे भेज दिए? और तुम लोगों ने वो मास्टरपीस भी अपने हाथों से जाने दिया जिसे एम्पायर ने अभी तक संभाल के रखा था। अगर यहाँ पे बैठे लोग सभी लोग मर जाएंगे तो आखिर एम्पायर के रेड फोर्स को कौन मैनेज करेगा? तो इसीलिए हम लोगों ने मैजेस्टिक के साथ मिलकर एक ऑफर निकाला है, एक सोल्यूशन जिससे तुम सब लोग बच सकते हो। हम प्रिमोडियल कोर के अंदर वापस से रेड मारेंगे। तो ये सुनकर वहाँ का हेड पूछता है क्या हम लोग सक्सेस होंगे, क्योंकि वहाँ पे सर ब्रेन भी नहीं टिक पाए। तो वो बंदा अपने एटीट्यूड में आते हुए कहता है निफ्रेम, हम वहाँ पे निफ्रेम को भेजेंगे। तो ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। सभी लोग परेशान होते हुए कहते हैं क्या उस बंदे ने अभी निफ्रेम का नाम लिया? ये देखो परेशान होते हुए कहता है एक मिनट, आखिर तुम वहाँ पे निफ्रेम को कैसे भेज सकते हो? उसके अंदर तो बहुत ही सारे इश्यूज आते रहते हैं। निफ्रेम कोई फेल प्रोडक्ट नहीं बल्कि वो एक सक्सेस है, इसलिए मैं उस चीज को वहाँ पे भेजूंगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर ब्रन और उसके साथी प्रीमोडियल कोर से जिंदा वापस क्यों नहीं निकल पाए? क्या शायद से वो सभी लोग कमजोर हैं या फिर वो बहुत ही ज्यादा ढीले हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आखिर इसका रीजन क्या है? सर ब्रन और उनके साथी के पास क्या कोई चीजों की कमी थी? और वो कमी सिर्फ एक है जो सर ब्रन के पास थी लेकिन नीफ्रेम के पास बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम इस बार सक्सेस जरूर होंगे। और दूसरी तरफ हम डिवोवर को देखते हैं जिसे बार बार छींके आ रही होती है। ये देखकर वो बोलता है लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा डिजास्टर आने वाला है, या फिर कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो रहा ना? जहाँ हम देखते हैं कि डिवोवर वहीं पे आलसियों की तरह लेटा हुआ कहता है क्या मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर इस सिचुएशन में जब मुझे नहीं पता कि ह्यूमंस कब हमला कर सकते हैं, इस समय अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो पैट्रिक मुझे बहुत डांटेगा। वो हड्डियों का ढांचा पक्का उस समय बहुत ही ज्यादा डरावना दिखेगा। अब मैं और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता हूँ। ये ह्यूमंस इस समय फिफ्थ रोल के जरूर पास ही आएंगे, शायद मुझे उसी साइड जाना चाहिए। जहाँ इसी के साथ ही वो वहाँ पे पहुंच चुका होता है, लेकिन हम सामने देखते हैं इस डंजन के कोर का एंशिएंट गार्डियन 16 टेंटलेंस होता है। गोवर उसको देखते हुए कहता है मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। खैर वो ये सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो अगले सीन में फिफ्थ रोम के एडमिनिस्ट्रेटर एंड्रोफोफागो को देखता है। उसको देखते हुए डिवोवर कहता है जहाँ तक मुझे याद है इसकी मेन बॉडी को जब तक खाना मिलेगा तब तक ये अपने आप को रीजनरेट कर पाएगा। जहाँ वो उसके मेन बॉडी को देखते हुए कहता है अच्छा है ये जिंदा है, अभी भी ये मेरे हेल्प के बिना भी अपने आप को ठीक कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग के 4 रूम अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अब मुझे पैट्रिक से डिस्कस करना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वो मुझे फिर से सुनाएगा, तो अब मैं बाकी का बाद में सोचूंगा। तो क्या अब मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए? लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मैंने 2 ही फ्लोर की ही जांच की है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। पैट्रिक जरूर मेरी बातों को समझेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिवोवर के पीछे जो केव होता है अचानक से वहाँ पे किसी की आंखें हमें दिखाई देने लग जाती है, जो अचानक से सीधे डिवोवर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डिवोवर बड़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि वो एक डैगर होता है जो कि डायरेक्ट सीधे दीवार में घुस चुका होता है, मगर इस हरकत से तो डिवोवर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उस केव से कोई निकलते हुए कहता है ये इंसान भी ना बहुत ही ज्यादा कमीने होते हैं। तुमने जैसे ही डंजन के अंदर अपना कदम रख दिया है तो तुम ह्यूमंस तुम यहाँ से जिंदा तो बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन जैसे ही वो बंदी अपने डिवोवर का फेस देखती है उसे देखकर वो हैरान होते हुए कहती है ओह तो ये आप हो लॉर्ड डिवोवर। वेल वो होती है रेनी। रेनी उसके पास आते हुए उसे माफी मांगते हुए कहती है मुझे ऐसा लगा था कि कोई हमारे डंजन के अंदर इन्वेड कर चुका है। तो डिवोवर भी रेनी को देखते हुए कहता है ओह तो तुम थी। रेनी उसे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना मिस्टर डिवोवर। बट हम डिवोवर का फेस देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान था, उसके चेहरे से मानो तो पसीने की बूंदें गिर रही होती है। वो हल्का सा घबराते हुए कहता है वैसे रेनी तुम आज सच धज के आई हो
तो रेनी खुश होते हुए कहती है, मुझे खुशी हुई कि आपने ये चीज नोटिस किया। तो ये देखकर डिवोवर परेशान होते हुए कहता है, लगता है कि कुछ स्पेशल होने वाला है। इसने तो मेड वाली ड्रेस को भी उतार दिया है, कहीं ये तो पैट्रिक के साथ काम छोड़ने की बात तो नहीं करने वाली है ना। मगर रीनी थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहती है, ये कुछ स्पेशल है तो क्या आप रीनी को कुछ समय दोगे, है ना। तो ये सुनकर डिवोवर ओके बोलते हुए अपने मन में कहता है, बस ये मुझे रिजाइन लेटर न दे दे। और नी उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पे बिल्कुल ही कैंडल लाइट जैसा डिनर सीन दिख रहा होता है, जहाँ पे रीनी डिवोवर को वहाँ पे लाते हुए उसे कहती है कि तुम वहाँ पे बैठ जाओ जब तक कि मैं चाय लेके ना आ जाती हूँ। लेकिन डिवोवर के मन में तो बस एक ही बात चल रही होती है कि वो इस जॉब को रिजाइन न कर दे। इसके बारे में सोचते हुए तो डिवोवर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। बट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रीनी उसके कप में चाय डालते हुए कहती है, ये जगह सिर्फ मैं जानती थी, लेकिन अब से ये जगह आज से आप भी जानते हैं। लेकिन इस समय डिवोवर के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसे रिजाइन नहीं करना है, ये अपना रिजाइन लेटर मुझे न दे। हम लोगों को एक दूसरे के साथ काम करते हुए लगभग पूरे 80 साल हो चुके हैं। रीनी उसे कहती है, क्या आपको ये याद है। डिवोवर कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, कैसे 80 साल पहले डंजन जब पॉपुलर हुआ वैसे ही हजारों से भी ज्यादा डंजन को नष्ट कर दिया गया, और जो ह्यूमन प्रिमोडियल कोर पर हमला कर रहे थे उनके नंबर्स भी हजारों से ज्यादा बढ़ गए थे। ये वही समय था जब रीनी को एक निकनेम दिया गया था। डिवोवर वेल इसके बारे में बताते हुए कहता है, तुम्हें उस समय बहुत ही ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा था कि तुम्हारी राइट आई सही है। मगर वो साथ ही अपने मन में थोड़ा सा रिलीफ होते हुए कहता है, अच्छा हुआ वो रिजाइन लेटर नहीं था। ये बात सुनकर रीनी खुश होते हुए कहती है, आपको मेरा राइट आई याद है, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। डिवोवर कहता है, मैं ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। तो रीनी कहती है, मुझे खुशी हुई मैं उस समय आपकी रक्षा कर पाई। तो ये सुनकर डिवोवर कहता है, क्या मतलब तुम्हें खुशी हुई। साथ ही अपने मन में कहता है, कहीं ये मुझे फिर से रिजाइन लेटर तो नहीं देने वाली है, क्या ये मुझे छोड़कर जाने वाली है। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे रिजाइन लेटर नहीं दे सकती। वेल इस बात को सोचते हुए उसकी तो बहुत ही ज्यादा फट रही होती है। रीनी उससे कहती है, मिस्टर डिवोवर मैं आपको पसंद करती हूँ पूरे 80 सालों से, और मैं इस मोमेंट का हमेशा से इंतजार करती थी कि कब मैं आपको ये कहूँ। ये बात सुनकर तो डिवोवर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मगर वो उसे समझाते हुए कहता है, रीनी कन्फेस करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर हमारी लाइफ मौत के आसपास घूमती रहती है, हमें नहीं पता कि हम लोग कब जख्मी हो जाएं या फिर मारे जाएं। तो हम दोनों ये तो नहीं चाहेंगे किसी एक के मरने के बाद पूरी जिंदगी उसकी यादों में गुजारा जाए। तो ये सुनकर रीनी कहती है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है, और ये सोचना है कि मिस्टर डिवोवर रीनी को रिजेक्ट करके चुपचाप चले जाएं, इसके बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। खैर ये कहने के साथ ही हम रीनी के हाथ में उस हार्ट स्टोन को भी देखते हैं। वो हार्ट स्टोन को बाहर निकालते हुए डिवोवर से कहती है, रीनी चाहती है कि डिवोवर हमेशा उसे पसंद करे, भले ही इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, भले ही मुझे इस चीज का सहारा क्यों ना लेना पड़े। जो कहते हुए रीनी बहुत ही तेजी से डिवोवर के पास आ रही होती है। तो ये देखकर डिवोवर उसे शांत रहने के लिए कहता है, बट रीनी उसके पास आकर उसे वो स्टोन देते हुए कहती है, इससे मेरी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन उस स्टोन को जैसे डिवोवर देखता है, उसे देखने के साथ ही उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल चुका होता है। वो तुरंत ही उस स्टोन को उससे दूर रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से डिवोवर की बॉडी में से उसकी मैजिक पावर रिलीज होने लग जाती है। डिवोवर गुस्से से कहता है, रीनी आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। ये कहने के साथ ही डिवोवर पूरी तरह से अपने उस मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुका होता है, और डिवोवर के ऐसे फॉर्म को देखकर तो रीनी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है। उसके हाथ में जो हार्ट स्टोन था वो भी जमीन पे गिर चुका होता है, और जमीन पे गिरने के साथ ही वो हार्ट स्टोन वहीं पर टूट जाता है। लेकिन जैसे ही रीनी उस हार्ट स्टोन को देखती है, वो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस हार्ट स्टोन के अंदर से कोई विल स्पिरिट की परछाई दिखाई दे रही होती है। वेल उसे देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई डरावना क्रिएचर पहले से ही सील्ड किया हो। और ये देखकर रीनी हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि डिवोवर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उससे कहता है, आखिर तुमने रीनी को क्यों डरा दिया, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, आखिर अब वो कहाँ पे है। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि इस समय मैं अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा, आखिर तुम किसी के ऊपर अटैक करते हुए ये क्यों नहीं दिखाते कि वो दोस्त है या फिर दुश्मन। डिवोवर थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, आखिर मैं सब ठीक कैसे करूंगा। पैट्रिक उससे कहता है, ये सभी रायता आपने फैलाया है, तो अब ये उम्मीद मत रखना कि मैं इसे क्लियर करूंगा, वैसे इसमें आपकी गलती तो नहीं है, मगर उस समय आपने जो किया था उसमें आपकी गलती थी। डिवोवर कहता है, मैं तुम्हारी वजह से कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। पैट्रिक कहता है, तो मैं याद दिलाने में मदद करता हूँ, जब आप गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए रीनी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब मैं वहाँ पे आके आपको शांत करने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीनी ने क्या कर दिया है जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा भड़क गए हैं, लेकिन उस समय आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे, तो मैंने रीनी से कहा कि तुम उससे दूर हो जाओ, मगर रीनी तो सुनने की कंडीशन में ही नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो ये देखकर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक करके तुमसे उससे दूर कर दिया। और हम देखते हैं कि रीनी भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा ऐसे घायल हो चुकी
होती है क्योंकि पैट्रिक कोई आम बंदा तो नहीं है। और उसके बाद पैट्रिक डिवोवर को समझाने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन उस समय आप इतने ज्यादा गुस्से में थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं आपको मारने के लिए आपके पास आया हूँ। तो क्या आपको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा? तो ये सुनकर डिवोवर निराश होते हुए उससे माफी मांगने लग जाता है। पैट्रिक कहता है, अरे कोई बात नहीं, कम से कम आपने इस समय अपनी गलती तो एक्सेप्ट की, मेरे लिए यही काफी है। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो डिवोवर उससे कहता है, बस ये सब हो गया था, तो अब बस मुझे रीनी को ढूंढने जाना होगा। पैट्रिक उससे कहता है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ये सुनकर डिवोवर कहता है, मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगे उसे ढूंढने जाने के लिए। पैट्रिक कहता है, शायद से तुम्हें नहीं पता है, लेकिन रीनी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए खाना लेकर आके बनाती है, बाकी मॉन्स्टर का डाइट ध्यान रखती है, साफ सफाई करती है, डंजन को रिपेयर करती है, मॉन्स्टरों को हील करती है और साथ ही ट्रैप्स को भी बिछाती है ताकि कोई इंसान यहाँ पे ना पहुंच पाए। सभी रूम्स का कंप्लेंट देखते हुए उन सभी की काउंसलिंग करती है और उन सभी खजानों को पैसों में कन्वर्ट करके सबको इनकम देती है। और अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो सारे डंजन का ध्यान वो अकेले रखती है। उसके ना रहते हुए ये डंजन तो तहस नहस हो जाएगा। इस जगह के लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीनी है, आपके यहाँ रहने ना रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर वो निराश होते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। तो पैट्रिक उसे कहता है, तो जल्द से जल्द रीनी को ढूंढ के लाओ, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। भले ही उसके सामने तुम्हें भीख मांगनी पड़े या कुछ और करना पड़े या फिर उसके पैरों को किस करना पड़े, लेकिन किसी भी ना किसी हालत में तुम्हें उसको वापस लाना होगा। और अगर आप उसे ढूंढने जा रहे हो तो आप इसे अपने साथ ले जाइए। ये डाई मेरा है जो कि मानव को स्टेबलाइज करता है, आपको इसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखना कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपकी बॉडी में वो जो ब्लैक माना है जो कि हर समय ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, लेकिन इस ब्रेसलेट की वजह से आपका माना वो ज्यादा ओवरफ्लो नहीं होगा, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही से हो पाएगा। अब देख ही सकते हो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि इस समय आपकी 6 उंगलियां है, लेकिन इस ब्रेसलेट की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये कुछ समय तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो उसे लेते हुए डिवोवर कहता है, तुम्हें इतना प्रिपेयर देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है, आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? पैट्रिक उसे कहता है, ये मुझे रास्ते में मिला। वैसे बॉस ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस आइटम है, तो इसलिए प्लीज आप इसे गलत यूज मत करना। डिवोवर कहता है, इसे यूज करने के टाइम मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम अपना बेस्ट देना और यहाँ की देखभाल करना। ऐसा नहीं है कि आपको ये विलेज छोड़ के जाना है, आपको 5 दिन के अंदर वापस आना है, क्योंकि यहाँ पे वो ह्यूमंस भी जल्दी हमला करने वाले हैं। तो डिवोवर कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड फोर्स के आने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पैट्रिक कहता है, अगर आपके ना रहने से मैं इस जगह को नहीं बचा पाया तो पता नहीं क्या होगा। वो सब उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो इसलिए आपको 5 दिन के अंदर आना होगा। ये बात अच्छे से आप अपने दिमाग में रखना। तो डिवोवर वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं रीनी को 5 दिन के अंदर यहाँ पे ले आऊंगा। तो पैट्रिक चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, विलेज की तरफ से जाते हुए फालतू का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट मत करना, क्योंकि डंजन के मॉन्स्टर को विलेज के अंदर छोड़ने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये सुनकर डिवोवर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो मैं सबको डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाऊंगा। तो उसकी ऐसी बात सुनकर पैट्रिक गुस्से से उसे ये सब करने से मना करता है। अब उसके जाने के बाद पैट्रिक लंबी से सांस लेते हुए कहता है, ये सब कुछ इसके जाने के बाद जितना आसान मैंने सोचा था वो उतना आसान नहीं होने वाला है। रीनी जहाँ पे अपना माना स्टोन बेचने गई थी वहां से वो एक जेम्स लेके आई जिसके अंदर एक डीमन था, जिसकी वजह से बॉस ने अपना माइंड खोकर रीनी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो मरते मरते उस समय बची। तो अगर बॉस को इसके बारे में पता चल जाता तो वो उस पूरे एम्पायर के अंदर अपोकलिप्स ले आते, जिस वजह से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती। लेकिन ये अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन का खत्म होने का समय नहीं है। जो कहने के साथ ही वो उस पेपर को पढ़ ही रहा होता है, लेकिन जैसे उस पेपर के अंदर उसकी नजर जाती है वो देखकर तो काफी ज्यादा सन्नाटे में बैठ चुका होता है, क्योंकि उस समय उसके होश उड़ चुके होते हैं। जिस पेपर पे लिखा हुआ था डंजन के अंदर इंसान 3 दिन के अंदर हमला करने वाले हैं, लेकिन बेचारे पैट्रिक ने डिवोवर को 5 दिन की मोहलत दी है कि वो 5 दिन के अंदर वापस आ सकता है। खैर इसके बारे में सोचकर तो पैट्रिक काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब इसी के साथ ही हम डिवोवर को देखते हैं जो कि कड़ी धूप के अंदर एक पत्थर के ऊपर लेटा हुआ था, लेकिन इस बात से बेखबर डिवोवर बड़े ही मजे से धूप का मजा ले रहा होता है। मगर वो जगह पे आराम करने के बजाय परेशान होते हुए कहता है, डैम इट, ये मेरा दूसरी बार है जब मैं टेलीपोर्ट होकर किसी रैंडम प्लेस पे आया हूँ। और खास करके उसे पैट्रिक की बात भी याद आती है कि उसने उससे कहा था कि तुम्हें ज्यादा माना पावर यूज नहीं करना है, लेकिन वो सोचते हुए कहता है, क्या ये मैजिक की वजह से है? चलो लगता है कि मुझे एक और बार कोशिश करनी चाहिए। खैर इसके बारे में सोचकर वो अपने लोकेशन को सेट करता है जहाँ पे रीनी ने पहली बार अपने माना स्टोन को बेचा था, और फिर वो अपने आप को टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी माना पावर को यूज करने लग जाता है, जहाँ पे वो जा रहा होता है हेस्टिन विलेज। और अब इसी के साथ ही हमें किसी डंजन की बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से गहरी होती है, तुम्हारे जैसा आम इंसान यहाँ पे आया है। चलो मैं तुम सभी के ऊपर एक एहसान करती हूँ कि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा आसान मौत दूंगी। लेकिन वो बंदा सामने आते हुए कहता है, क्या ये एक मजाक था? तुम्हारे जैसा एक कमीना डीमन आखिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? मैं इलाइट 32 सब्जुकेशन पार्टी का मेंबर हूँ, तो इसलिए हम सभी इलाइट
वॉरियर तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं और हम जैसे ह्यूमंस ये प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें उस थ्रोन से उतार के रहेंगे जिसके लिए तुम लायक नहीं हो, ताकि इसकी वजह से हमारा नाम पूरे कॉन्टिनेंट में छा जाए। तो इसलिए तुम डीमन हमें पहचान लो। वो डीमन कहती है तुम लोग कितने ही ज्यादा बेवकूफ हो, मैं हूँ डीमन किंग की 17 डिसेंडेंट एस मोडेस। जहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है अपने आप को लकी समझो कि तुम मरने से पहले मुझसे मिले, जहाँ तुम्हें इसकी वजह से मेरा नाम जानने का मौका मिला। लेकिन वो इलाइट सोल्जर हंसते हुए कहता है याद रखना मैं ये तुम्हारा घमंड तोड़ के रहूंगा। ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन वो डीमन जिसको हम लोग एमी कहेंगे, एमी अपने अटैक से उस अटैक को रोक लेती है। तो ये देखकर वो इलाइट सोल्जर अपने साथियों से कहता है मेरा ये ऑर्डिनरी वोल्ट इसको नहीं ब्लॉक कर पा रहा है। तो उसका साथी कहता है लीडर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी का काम हम पर छोड़ सकते हो। उधर एमी चिल्लाते हुए कहती है पैथेटिक ह्यूमन, क्या तुम्हें तुम्हारी औकात भी नहीं पता, तुम सब इस जगह आज जल कर राख होने वाले हो। खैर ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने हेल्फायर से उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो सभी साथी वो तो जल के राख हो चुके होते हैं। लेकिन तभी वो लीडर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो एमी को देखकर हैरान होते हुए कहता है उसके पीछे जो स्पेल है वो आइस है, क्या इसका मतलब ये है कि उसने एक और नए स्पेल को क्रिएट कर लिया। लेकिन ये देखकर वो लीडर अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए किसी चीज को फेंक देता है और साथ ही उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये देखकर एमी अपने आइस स्पेल को सीधे उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो बंदा अपने सामने शील्ड लाते हुए खुद को बचा लेता है। तो ये देखकर एमी भी थोड़ी सी परेशान हो चुकी होती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उस लीडर के साथी भी एमी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये देखकर फ्रस्ट्रेशन में तुरंत ही उस लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, जहाँ पे उन दोनों का अटैक एक दूसरे को आपस में लगने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से बीच में से दीवार क्रैक हो जाती है और उस दीवार के क्रैक होने की वजह से दोनों एजेंट काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं, जहाँ दोनों एजेंट इसकी वजह से काफी ज्यादा घायल होते हैं। लेकिन उन लोगों को किसी बात का एहसास होता है कि कोई यहाँ पे अफेयर हुआ है और तभी वो दोनों बंदे अपने लीडर को आकर संभालने लग जाते हैं। लेकिन वो लीडर कहता है आखिर यहाँ पे कौन है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि यहाँ पे कोई हमारे बीच में एंटर करेगा। एमी भी परेशान होते हुए कहती है कि यहाँ पे कोई और रेड फोर्स है क्या, अगर यहाँ पे कोई और रेड फोर्स होगी तो वो लोग आसानी से डीमन किंग फोर्ट्रेस को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये पर्सन है कौन। और हम देखते हैं कि उस कोरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि डिवोवर होता है। डिवोवर उस लीडर से पूछता है हे इंसान, क्या तुम्हें पता है कि आखिर हेस्टिन विलेज कहाँ पे है। तो डिवोवर की ऐसे ढांसू एंट्री और उसके ऐसे छोटे से सवाल को सुनने के साथ ही सभी लोग तो काफी ज्यादा ब्लैंक हो होते हैं। लेकिन वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं तुम यहाँ अचानक आने के बाद हमसे ये पूछ रहे हो कि आखिर वो कहाँ पे है। मगर वो इलाइट फोर्स का लीडर डिवोवर को समझाते हुए कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम ह्यूमन हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस डीमन किंग से दूर रहो। तो उसकी बात सुनकर वोवर भी कंफ्यूज होते हुए डीमन किंग को देखता है। ओ तो क्या ये डीमन किंग है, लेकिन जो पहले वाला डीमन किंग था वो बिल्कुल ही अलग है, तो क्या इसी को ही जनरेशन गैप कहते हैं। वहीं पर एमी भी उन सभी को धमकी देते हुए कहती है तुम इंसान चाहे कितने भी यहाँ पे क्यों ना आ जाओ, लेकिन मुझ जैसे डीमन किंग को हराना तुम्हारे लिए ये काफी नहीं होगा, और तुम्हारे जैसा तुच्छ इंसान भी यहाँ पे मर भी गया तो भी क्या होगा, मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगी। मगर डिवोवर अभी भी उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उस बारे में सोच रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एमी गुस्से से कहती है मैं तुम जैसे तुच्छ ह्यूमंस को इस बात का सबक सिखा के रहूंगी, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे किले को तहस नहस करने की, मैं तुम सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां से कुछ टीम भागकर आ रही होती है। तो ये देख उसका साथी कहता है टीम लीडर लगता है कि सपोर्ट टीम आ चुकी है। तो टीम लीडर कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, तो चलो अब डीमन किंग को टेक डाउन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं डिवोवर को जो कि उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो हेस्टिन विलेज के बारे में पूछ सके। लेकिन डिवोवर की सभी बातों को इग्नोर करते हुए वो सभी लोग सीधे डीमन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे निकले होते हैं, जहाँ कुछ ही सेकंड में ही दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। सभी लोग डिवोवर को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये देखकर डिवोवर परेशान होते हुए कहता है ये कितना ठगा देने वाला काम है, लगता है कि अब मुझे रेनी को ढूंढने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए अब कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, वरना पैट्रिक तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुनाने वाला है और इन लोगों की फाइट देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी डिवोवर को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये देखकर डिवोवर तुरंत ही अपने मैजिक को रिलीज करते हुए अपने असली फॉर्म में आने लग जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है चुप हो जाओ। तो ये देखकर वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस थे वो सभी लोग घबराते हुए कहते हैं आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। डिवोवर कुछ ही सेकंड में ही वहाँ पे एक एक करके जितने भी इंसान थे उन सभी को खा जाता है और फिर वापस से ह्यूमन फॉर्म में आकर आराम से आगे बढ़ने लग जाता है। और ये देखकर तो एमी की हालत मानो तो बिल्कुल ही फटकी होती है, और जैसे ही डिवोवर डकार मारता है मानो तो एमी की सोल बिल्कुल ही उसके जरिए से निकल चुकी होती है, उसके पास बिल्कुल भी जीने के लिए अब कोई चाह नहीं बची होती है। फिर वो घबराते हुए एमी डिवोवर से पूछती है अभी आखिर तुमने ये क्या किया, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। माय लॉर्ड मैं तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हूँ, आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, आखिर आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आखिर आपकी इस ताकत के पीछे राज क्या है। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर तो डिवोवर का तो मुंह ही बन जाता है, मगर एमी उसकी सभी हरकतों को इग्नोर
इग्नोर करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं हूँ द ग्रेट डीमन किंग की 17 संतान एमोडियोस एमी, मुझे ऐसे बुला सकते हो कि। लेकिन उसकी बाद डिवोर बीच में काटते हुए कहता है, मुझे चीज से नफरत है लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इसलिए वो उससे कहता है हेलो मेरा नाम। लेकिन तभी उसे पैट्रिक की बात याद आती है कि पैट्रिक ने उसे कहा था कि किसी को भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताना है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे रेनी को ढूंढने के लिए आया है। इसलिए वो अपना नाम स्लेड जूनियर बताता है, लेकिन उसे ये नाम बताते हुए काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। उसे इसके बारे में पता था कि ये नाम काफी ज्यादा बचकाना है, लेकिन इसके सिवा उसके दिमाग में कोई और नाम सजेस्ट नहीं हो रहा था। तो ये सुनकर एमी खुश होते हुए कहती है, ओ तो क्या मैं आपको स्लेड जूनियर बुला सकती हूँ? तो डिवोर कहता है जैसा कि तुम चाहो। और फिर उसके बाद एमी उसको थैंक्स बोलने लगती है सभी ह्यूमंस को खत्म करने के लिए, और साथ ही उसे वो बताती है कि आपके हेल्प के बिना वो कभी भी इन सभी ह्यूमंस से नहीं जीत पाती। तो डिवोर से कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, बस ये अनजाने में हो गया, मेरा वैसे भी कुछ करने का इरादा नहीं था। तो ये सुनकर एमी कहती है कोई बात नहीं, तो फिर भी मैं हेल्प के बदले हेल्प करना चाहती हूँ, तो क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो डिवोर खुश होते हुए कहता है। जहाँ वो तुरंत ही हस्तीन के बारे में पूछ लेता है। तो हस्तीन के बारे में सुनकर एमी सोचते हुए कहती है हस्तीन। तो ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हस्तीन के बारे में इसे कुछ पता है, अच्छा हुआ कि मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। रेनी बस तुम कुछ और देर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मगर एमी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए खुश होते हुए कहती है आखिर ये हस्तीन क्या है? और ये सुनकर तो उसकी खुशी बिल्कुल ही निराश में बदल चुकी होती है, क्योंकि ये हमारी डीमन किंग इतना खुश होते हुए उससे कह रही होती है जैसे कि उसे सब कुछ इसके बारे में पता हो। इसको तो हस्तीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बल्कि तो इसने हस्तीन का यहाँ पे नाम ही नहीं सुना, कहीं मैं बहुत आगे तो नहीं आ गया हूँ ना। लेकिन डिवोवर इन सभी बातों को छोड़ते हुए तुरंत ही उसे इंसान के विलेज के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। तो एमी सोचते हुए कहती है ह्यूमन विलेज। अगर बात की जाए सबसे नजदीक ह्यूमन विलेज की तो वो रियाजे विलेज है। तो ये सुनकर डिवोर परेशान होने लगता है, क्योंकि रियाजे एम्पायर का कैपिटल है, जो कि यहाँ से 2 महीने की दूरी पर है। ये सब के बारे में जानकर तो वो तुरंत ही वहीं पे लेट जाता है। तो ये देखकर एमी उससे इसका रीजन पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे ऐसा क्यों लेट गया है। डिवोवर उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा दूर आ गया है। एमी उससे कहती है तो क्या तुम कहीं दूर जाना चाहते हो, तो तुम क्यों ना टेलीपोर्टेशन हब का यूज करो। तो डिवोवर इस हब के बारे में पूछता है कि आखिर ये टेलीपोर्टेशन हब क्या है। एमी उसे बताती है ये एक ऐसी चीज है जिसे ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, उन सभी ह्यूमंस ने एल्केमी मैजिक का यूज किया इसे बनाने के लिए। तो उसकी बात सुनकर डिवोवर कहता है तो आखिर ये अभी कहाँ पे है। एमी कहती है तो क्या आप टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए रियाजे में जाना चाहते हो। लेकिन अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिवोवर रियाजे में पहुंच चुका होता है। तो डिवोवर उस जगह को देखते हुए कहता है तो क्या यही रियाजे का सेंटर पार्ट है। एमी उससे कहती है यही बेस्ट जगह है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है रिनी यहाँ पे मिले इसका चांस बहुत ही ज्यादा कम है, मगर ये भी गारंटी नहीं है कि वो मुझे हस्तीन में मिल जाए, इसलिए मुझे उसे यहाँ पे भी ढूंढना चाहिए। तुम एक बोल्ड है सिल्वर बाल वाली को ढूंढ रहे हो, चिंता मत करो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। तो डिवोर से पूछता है आखिर डीमन कैस्टल का क्या होगा, तुम तो वहाँ की बॉस हो ना। तो ये देखकर एमी थोड़ा सा ब्लश और खुश होते हुए कहती है क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? अगर ये कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक डीमन क्वीन हूँ जो कि राज करने के लिए पैदा हुई हूँ। वो डीमन कैस्टल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ वही डीमन का एरा बन जाता है, और मेरे पीछे खड़े होने वाले वो सभी डीमंस मेरे सोल्जर। डिवोर से पूछता है तो क्या ये डीमन किंग की अथॉरिटी जैसा कुछ है? इसका मतलब कि तुम जब चाहो डीमन को बुला सकते हो, तुम्हारे पास ये पावर रहेगी। एमी से कहती है एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही कहा। तो थोड़ा सा घबराते हुए कहती है हाँ लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मगर मेरे फादर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा जरूर कर पाऊंगी। मगर ये सच है कि जो क्रिस्टल फादर ने मुझे दिया था वो आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन ये सुनने के साथ ही डिवोर से माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि हमारे भाई ने ही उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय किया है। एमी उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस लगातार वैसे भी उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आते ही रहते हैं। लेकिन अब वो दोनों इस बात को खत्म कर इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए वहाँ से निकल चुके होते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद उन दोनों को बार में दिखाया जाता है। डिवोर इस ग्लास को देखते हुए कहता है अभी हमें बहुत ही दूर जाना है, लेकिन हम बेवड़ी एमी को देखते हैं जो कि 21 सांस के अंदर ही पूरे जूस को गटक लेती है। मगर डिवोर से पूछता है अभी हमें बहुत ही ज्यादा दूर जाना है, तो आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एमी उससे कहती है शायद से तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन पूरे एम्पायर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी, आसपास देखो, बस अपने कान खुले रखो, तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तुम उसकी बात पे ध्यान देना। उसकी बात सुनकर डिवोर आसपास देखने लग जाता है। इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे पड़ती है तो उसको देखते हुए डिवोर कहता है आखिर ये क्या है। एमी उससे कहती है ये वो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें यहीं से सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सुनकर डिवोर कहता है क्या तुमने सही में बताया था? वेल इसके बारे में सोचते हुए वो तुरंत ही एक पेपर को चेक करता है जिस पे सभी डंजन्स के नाम है जो कि रेड फोर्ट डंजन पार्टिसिपेट में गए थे। मैंने सुना था ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि उन्हें कौन से डंजन में जाना है। लेकिन मुझे ये देखना भी बाकी है कि जब 2 ग्रुप सेम डंजन के अंदर चले जाएं। लेकिन तभी एमी उससे कहती है ये सभी रिवॉर्ड की वजह से होता है, ह्यूमन
ह्यूमंस इतने बेकार हैं कि क्या बताऊं। अगर वो सभी लोग एक साथ हमला करे तो कब का वो सभी लोग सब डंजन के ऊपर कॉन्कर कर चुके होते, मगर उनके अंदर एकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। डिवोवर कहता है ये तो हमारे लिए अच्छी बात हुई। तो उसकी बात सुनकर वो उसका मतलब पूछती है। तो डिवोवर से पूछता है क्या तुम भी डंजन की एक डीमन हो। तो उसकी बात सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है ये कितना ज्यादा अजीब है, मैं एक डीमन किंग हूँ जिसकी वजह से मैं अपने कुला को छोड़कर डंजन के बाहर घूम सकती हूँ, लेकिन मिस्टर डिवोवर एक डंजन के डीमन है, तो फिर आखिर वो बाहर ऐसे फ्रीली क्यों घूम रहे हैं। डिवोवर से कहता है इसे एक्सप्लेन करना हल्का थोड़ा मुश्किल है, तो क्या तुम इस बात को इग्नोर कर सकती हो। तो ये सुनकर लेडी एमी कहती है समझ गई मिस्टर डेविड, आपको अभी बहुत कुछ छुपाने की जरूरत है, आपके पास जरूर इसका कोई रीजन होगा। मगर तभी डिवोवर कुछ देखकर हैरान होते हुए कहता है जहाँ पे उसके डंजन का एड्रेस होता है, सही हुआ यहाँ पे फोर्स का नाम नहीं है, इसका मतलब अभी मेरे पास टाइम है। तो ऐसा परेशान होता हुआ देख कर एमी भी वो कागज मांगने लग जाती है कि वो भी उस कागज को देख सके। तो डिवोवर भी परेशान होते हुए वो कागज को उसे दिखा देता है। तो उस पेपर को देखते हुए एमी कहती है ये 7 इविल डंजन प्रीमोडियल कोर के ऊपर अटैक करने के लिए बनाया गया है। डिवोवर उससे पूछता है तो क्या तुम्हें प्रीमोडियल कोर के बारे में पता है। एमी उससे कहती है इसके बारे में किसे नहीं पता होगा, ये प्रीमोडियल कोर डंजन का सेंटर है जिसे ये गवार ह्यूमंस भी पहचान गए, और ये चीज सभी डीमंस का गोल भी है, और इन सभी डंजन के सबसे टॉप और प्रीमोडियल कोर का लॉर्ड है जो कि इस प्रीमोडियल कोर पे राज करता है। वो लॉर्ड ऑफ क्रिएशन है जो कि सभी ह्यूमंस को सजा देते हैं, और उनके नाम सुनकर सभी ह्यूमंस लगातार कांपने लग जाते हैं। और एक एंशियंट मॉन्स्टर उसके टॉप पे रहता है जिसका नाम डिवोवर है। तो अपने आप के बारे में एमी के मुंह से ऐसे इंट्रो को सुनकर तो डिवोवर भी अपने मन में कहता है वेल जिसके बारे में तुम इतनी तारीफ कर रही हो वो खुद के हायर किए हुए कॉन्ट्रैक्टर से डांट खाता है। एमी आगे कहती है मुझे इन सभी डंजन में से सबसे ज्यादा पसंद प्रीमोडियल कोर लगता है, मैं और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहती हूँ ताकि मैं डिवोवर के साइड रह सकूं। लेकिन डिवोवर परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा होता है तुम जिसके बगल में बैठी हो वो बंदा वही है। मगर एमी अभी भी नहीं रुकती है, वो उसकी तारीफ करती हुए कहती है वो कितना ज्यादा कूल है, उसकी जैसी ताकत किसी के पास भी नहीं है, मैं सही में उसके जैसा बनना चाहती हूँ। और मेरे फादर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो सही में डीमन किंग बनने के लायक थे, मगर उनसे ज्यादा भी एक और स्ट्रॉन्ग था, शायद उसका नाम हीरो बन है। तो डिवोर्स से कहता है क्या सही में वो एक इंसान से हार गए, मैं तो पक्का उस इंसान से तो नहीं मिलना चाहूंगा, लेकिन आखिर इस पागल को कौन बताए, वो सिर्फ उबासी मारते हुए ही उस आदमी को पहले ही खत्म कर चुका है, तो आखिर वो सब मिल ही कैसे सकता है। मगर तभी एमी सीरियस होते हुए कहती है मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ डंजन पे राज करके नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि डीमन में से अट्रैक्ट हो सके, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, क्या ये कूल नहीं है। तो डिवोवर इसकी बात पे हमें जवाब देता है और साथ ही अपने मन में कहता है सर ये यंग होने की वजह से इतनी ज्यादा नाइस है, मैं भी पहले ऐसे ही हुआ करता था लेकिन अब मुझे सही से कुछ भी याद नहीं है, मैं उस समय इतना ज्यादा एनर्जेटिक था कि उस समय मैंने पूरी आर्मी खड़ी कर दी थी और वो आर्मी पूरी आधी दुनिया को खत्म कर सकती थी। ये वही समय था जब मैंने पूरी दुनिया का ज्ञान अपने अंदर समाने की कोशिश किया था, मैं सभी ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने लगा जिसे मैं तुझ कहता था, और फिर मैं भावनाओं में बहता चला गया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया जो सब कुछ मेरे पास था, मगर मुझे आखिरी में पता चला ये सारी चीजें मेरे लिए किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने अपने लाइफ का एक गोल फिक्स कर लिया था, वो था लेजी बनकर हमेशा आराम की जिंदगी जीना। और वो एमी को देखते हैं जो कि पीते पीते वहीं पर बेहोश हो चुकी होती है। तो ये देख कर डिवोर से कहता है हे क्या तुम सो गई हो, मगर एमी उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो ये देखकर वो परेशान होते हुए कहता है क्या सचमुच ये सो चुकी है। ये देखकर वो वहाँ पे बारटेंडर से रिक्वेस्ट करते हुए एक रूम को अरेंज करने के लिए कहता है और एमी को अपने कंधे पर लेकर उसे वहाँ से ले जाता है, और वहीं पर कुछ ह्यूमंस डंजन के बारे में बात करने लग जाते हैं। लेकिन तभी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन के बोर्ड पर एक नया पेपर लगता है, और जैसे हम उस बोर्ड पर उस पेपर को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है मेलवलेंट डंजन प्रीमोडियल कोर के ऊपर 72 घंटे के अंदर अटैक होने वाला है, और ये वाला जो डंजन है वो है डिवोवर का। तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे एमी अपने बिस्तर से उठते हुए कहती है मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्या आपको कुछ याद है मिस्टर डिवोवर। ऑफ कोर्स तुम्हें कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि तुम पीते पीते वहीं पर टल हो चुकी थी। लेकिन जैसे उसे देखता है वो देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए डिवोवर तुरंत ही उससे पीछे हट जाता है। तो ये देख कर एनी उसे डरने का रीजन पूछती है। डिवोवर घबराते हुए कहता है कहीं मेरी आंख तो खराब नहीं हो गई ना, तुम आखिर इतनी छोटी क्यों दिख रही हो। तो ये सुनकर लेडी बॉस गुस्से से उससे कहती है मैं छोटी नहीं हुई हूँ। तो डिवोवर से पूछता है क्या तुमने अपना एज कम किया है। एनी उसको मारते हुए कहती है डेविड क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें अपना शब्द चूज करके बोलना चाहिए कि किससे कैसे बात करना है। तो डिवोवर मार खाते हुए कहता है तो आखिर तुमने अचानक से अपने आप को इतना यंग कैसे कर लिया, मैं तो कुछ देर के लिए डर गया था, और हाँ मुझे इस चीज से दर्द हो रहा है। एनी उससे कहती है मैं यंग नहीं हुई हूँ और ये दर्द करेगा, कल जो मेरा फॉर्म था वो सेकंड फॉर्म था ताकि ह्यूमंस मुझे नीचे ना देखें, और ये मेरा फर्स्ट वर्जन है। और वो हम डिवोर को देखते हैं जिसका बुरा हाल हो चुका होता है मार खाते खाते, क्योंकि बेचारे हमारे भाई को पता नहीं था कि लड़कियों के एज के बारे में उसे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए। बताओ इसे पूरी दुनिया की नॉलेज है लेकिन उसको इसके बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आखिर ये कैसा एंसेंट मॉन्स्टर है यार। डिवोर से पूछता है तो कल जो तुम्हारा फॉर्म था वो ओरिजिनल नहीं था बल्कि ये जो तुम्हारा फॉर्म है यही ओरिजिनल है। तो यानी
उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओह लगता है कि तुम्हारे फेस को कुछ हो चुका है, कहीं लेट नाइट की वजह से तो नहीं हुआ है। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक के अंदर ह्यूमंस का फीचर फॉर्म दिखाया जाता है कि आखिर वो आगे जाकर कैसे दिखने वाला है। इसका मतलब मैं बड़ी होकर सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। तो ये सुनकर डिवोवर कहता है, ओह तो ऐसा है। डिवोवर इसे हाँ में जवाब देता है। बेचारा डिवोवर डंजन के अंदर वो अलग से गाली सुनता है, बाहर आकर भी उसका भला नहीं हुआ, वो अलग से ही दूसरे लोगों से गाली सुन रहा है। मगर एनी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए? लेकिन डिवोवर उसे नए कपड़े लेने की सलाह देता है। तो एमी उसे कहती है, तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब हम मस्तीन विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा डिवोवर पहुंचने की कब से चाह रख रहा है। और वह यहाँ मस्तीन विलेज के अंदर कुछ सोल्जर को देखते हैं। कुछ सोल्जर वहाँ पे आते हुए कहते हैं, हस्तीन वाले हमारी बात सुनो, हमारे लिए जल्दी से गेट ओपन करके रेड फोर्स वाले का स्वागत करो। हम यहाँ राइजर से आए हैं ताकि हम प्रीमोडियल कोर को खत्म कर सके। और अब हमें हस्तीन के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो की एक एग्रीमेंट को पढ़ रहा होता है जो की थर्ड आई के द्वारा भेजा गया था। वो उस पेपर को मोड़कर गुस्से से कहता है, सेकंड रैंक के डंजन में घुसने के लिए लॉर्ड का परमिशन चाहिए होता है, मगर ये सब लोग तो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं और ऊपर से ये ऑर्डर तो रॉयल फैमिली से आया है, इसलिए मैं इसे ठुकरा भी नहीं सकता। हैरिस गुस्से को शांत करते हुए अपने साथी से पूछता है, क्या ये रेड फोर्स प्रीमोडल कोर के अंदर पहुंचने में सफल होगी? तो ये बात सुनकर वो ना में अपना सर हिलाती है। तो लॉर्ड उससे पूछता है, तो क्या तुम भी यही सोचती हो? वो सभी रेड फोर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, मुझे भी नहीं लगता कि वो सभी लोग प्रीमोडल कोर के अंदर पहुंच पाएंगे। आखिर वो थर्ड आई वाले आखिरकार अपने आप को समझते क्या है? अगर वो लोग प्रीमोडियल कोर के साथ जो गड़बड़ करेंगे तो ये पूरा का पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा। मुझे अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स को वहाँ पे भेजना चाहिए ताकि वो प्रीमोडियल कोर को तबाह कर सके, मगर इसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी चाहिए। तो उसके साथ ही कहती है, आप जितना सोच रहे हो शायद उसकी जरूरत ना हो, क्या पता आपको जिसका आंसर चाहिए वो आपके सामने ही हो। तो उसकी बात सुनकर लॉर्ड समझ जाते हैं कि आखिर वो काम कौन कर सकता है। मैजिक टावर की मैजिक विंग ये काम कर सकती है। उन लोगों ने अभी हाई क्वालिटी की चीज बनाने में प्रोग्रेस किया है, मगर उनके लिए भी ए रैंक के प्रीमोडियल कोर को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। और रूमर्स के हिसाब से उनके सभी साथियों ने ए रैंक के क्रॉस गेट कीपर को हरा दिया था, जो कि आउट डंजन के बॉस डिवोवर ने हीरो 1 के खिलाफ फाइट किया था। इसके बारे में सोचकर वो अपने साथी को तुरंत ही मेज टावर में रिक्वेस्ट भेजने के लिए कह देते हैं और साथ ही ये बता देना कि मैं उन्हें अच्छे खासे पैसा दूंगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इस प्रीमोडियल कोर को तबाह करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे नेफ्रिम आ जाता है जो आते हुए तुरंत ही पूछता है, आखिर यहाँ पे काउंट कौन है? तो उसे देखकर वो काउंट पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? नेफ्रिम कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरे 1000 बार बोलने पर भी आपने गेट नहीं खोला, इसलिए मुझे डायरेक्ट अंदर आना पड़ा। तो लॉर्ड उसके वहाँ आने का रीजन पूछते हैं तो नेफ्रिम वहाँ पे बैठते हुए कहता है, आपको रॉयल फैमिली ने बताया था या फिर ऐसा कोई रीजन है जिसके तहत हम अंदर नहीं आ सकते? तो ये सुनकर लॉर्ड ना में जवाब देते हैं और साथ ही अपने मन में कहते हैं, ये ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है जैसे कि ये मुझे जान से मार देगा। लेकिन तभी नेफ्रिम के साथी कहती है, हम आपके गेस्ट हैं तो आखिर आपके चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? मैंने बोला अब स्माइल करो, और हाँ मुझे कुछ मीठा भी खाना है, मुझे कुछ मीठा चाय और चॉकलेट भी चलेगा। तो लॉर्ड ना चाहते हुए भी अपने साथी को ये लेने के लिए भेज देते हैं। अब हम कुछ समय बाद दोनों को आमने सामने देखते हैं। तो लॉर्ड उससे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं। नेफ्रिम कहता है, मैं यहाँ पे प्रीमोडियल कोर को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। लॉर्ड कहता है, लेटर आए को एक दिन भी नहीं हुआ लेकिन आप तो बहुत ही जल्दी पहुंच गए, आप तो सचमुच बहुत ही तेज हो, आखिर आप कब रेड डालने वाले हो? नेफ्रिम कहता है, वैसे तो आज ही हम निकलने वाले थे मगर कुछ काम आ गया इसलिए हम सब कल निकलेंगे। तो नेफ्रिम की बात सुनकर लॉर्ड परेशान होते हुए कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है, तो क्या तुम कुछ दिन रुकने के बाद नहीं जाना चाहोगे? इससे तुम्हारी पावर भी वापस से रिकवर हो चुकी होगी। मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों का रहने का बंदोबस्त कर दूंगा, इसलिए तुम यहाँ पे कुछ समय के लिए एंजॉय क्यों नहीं करते? लेकिन नेफ्रिम मना करते हुए कहता है, हम लोग मेज टावर के पास कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद हम सभी लोग वापस से निकल जाएंगे। तो ये सुनकर लॉर्ड उनसे पूछते हैं, तो क्या आप उन सभी लोगों को जानते हो? लेकिन नेफ्रिम पागल की तरह हंसते हुए कहता है, हाँ मैं उन सभी लोगों को खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन लॉर्ड को उसके बारे में समझ में नहीं आता है, इसलिए वो उसके बारे में पूछते हैं। तो नेफ्रिम उन्हें बताता है, तो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो, मैं मैजिक का यूज करते हुए तुम सभी की बातें पहले ही सुन लिया हूँ। मैंने सुना कि तुम लोग मैजिक टावर से किसी को बुलाने वाले हो उस डंजन के अंदर रेड करने के लिए। इसका मतलब हम यहाँ पे इतनी दूर डंजन में रेड करने के लिए आए तो आखिर आपको क्या लगता है हमें यहाँ पे आकर हार मान लेना चाहिए? हम उन सभी को खत्म कर देंगे जो हमारे बीच में आने की कोशिश करेंगे। ये तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हम दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग है वही प्रीमोडियल कोर के ऊपर हमला करने जाएगा। तो उसकी बात सुनकर लॉर्ड माफी मांगते हुए उनसे कहते हैं, अब हम किसी को भी हायर नहीं करेंगे इसलिए आप रेड कर सकते हो। तो नेफ्रिम कहता है, तो चलो ऐसा ही करते हैं, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ लॉर्ड। और अब इसी के साथ ही हम पैट्रिक की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हुए कह रहा होता है, लगता है कि उनके आने का समय हो गया है, सो लगता है कि अब मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। और अब इसके बाद डिवोवर और एमी को देखते हैं जहाँ पे एमी सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर डिवोवर लगता है कि हमें ऐसे यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो उस तरफ का नजारा देखकर डिवोवर एक आदमी को रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर
आखिर टेलीपोर्टेशन हब कहाँ पे है। तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हें थोड़ा सा और हल्का ट्रैवल करना होगा, ये इंटरेस्ट है, और अगर तुम्हें टेलीपोर्टेशन हब के पास जाना है तो तुम्हें रॉयल पैलेस के पास जाना होगा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन हब वहीं पे है। उसके बाद तुम्हें 3 कैस्टल वॉल को पार करना होगा। तो ये सुनकर डिवोर मुंह बनाते हुए कहता है तो आखिर वहाँ पे जाने में कितना समय लगेगा। तो वो आदमी उसे बताता है अगर तुम चल के जाओगे तो तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। तो ये बात सुनकर जो डिवोर और रेमी दोनों ही जन काफी हैरान हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं कभी भी रेनी को नहीं ढूंढ पाऊंगा, और उसके बाद जो बातें मुझे पैट्रिक सुनाएगा वो तो मैं बिल्कुल भी सुनने के लायक नहीं बचूंगा। लेकिन रेमी उसे धीरे से पूछती है कि आखिर फ्लाइंग मैजिक के बारे में क्या। डिवोर उसे समझाता है अगर हम लगातार अपना मैजिक माना यूज करेंगे तो इंसान हमें पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन लिया है। तो इसलिए वो उनसे पूछता है तो क्या आप टेलीपोर्टेशन हब जा रहे हो। तो ये सुनकर वो दोनों जन हाँ में जवाब देते हैं। तो वो आदमी अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं फ्लाइंग कोच मैन बेलवियर हूँ। तो ये सुनकर एमी कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या फ्लाइंग कोच, आखिर ये क्या होता है। तो वो आदमी अपने फ्लाइंग कोच बेलवियर को दिखाते हुए कहता है यही है मेरा बेलवियर। ये एक 4th जनरेशन का हेमिकुलस है जिसे एम्पायर के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। इसके पास उड़ने की क्षमता है, ये मेरी बात मानता है, मगर इसे जिस काम के लिए बनाया गया था वो ये करने में नाकाम रहा। तो ये सुनकर एमी उससे पूछती है तो क्या एम्पायर ने इसके ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया है। तो वो आदमी बताता है एम्पायर ने अभी भी इस चीज के ऊपर से गिव अप नहीं किया है। ऐसा सुनने में आया है कि कहीं पे और भी ज्यादा मात्रा में हेमिनिकुलस को बनाया जा रहा है। तो ये सुनकर डिवोर पूछता है ये सब तो हमेशा एक लार्ज कंटेनर में बनाया जाता है ना। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम आखिर इतनी ज्यादा पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। उसे कल्टीवेशन मेथड कहते हैं जिसे 150 साल पहले यूज किया जाता था। तो ये सुनकर वो अपने मन में कहता है 150 साल भी हो चुके हैं रीनी को जन्म लिए। लेकिन तभी हम एमी को देखते हैं जो कि उस हेमिनिकुलस के पास जाते हुए कहती है इसमें स्पेस तो बहुत है, ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर हब पहुंचने में आखिर कितना समय लगेगा। तो वो बुड्ढा बताता है 3 घंटे आसमान में और 1 घंटा चेक पॉइंट में, मतलब टोटल 4 घंटे हवा में होने के बाद भी हमें जांच करवाना होगा। तो डिवोर से पूछता है तो आखिर इसमें कितना खर्च होगा। तो वो आदमी खुश होते हुए कहता है तुम दोनों को ले जाने में टोटल 8 गोल्ड का खर्च होगा। तो ये सुनकर दोनों जन हैरान होते हुए कहते हैं क्या 8 गोल्डन कॉइन, मतलब 800 औंस सिल्वर के, और सिर्फ हमें होटल में रहने के लिए सिर्फ 8 सिल्वर लगे थे, ये तो उसका 100 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा है। फिर इसके बारे में सोचकर तो एमी उससे माफी मांगने लग जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो डिवोर भी अपने जेब को झाड़ते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई अंबानी का बेटा हूँ जो मेरे पास इतने सारे पैसे पड़े होंगे। लेकिन तभी अचानक से उसके जेब में कुछ क्लिक होता है तो उस चीज को निकाल कर वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लेकिन जैसे उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर कुछ गोल्ड कॉइन होते हैं। तो ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये काम पैट्रिक ने किया होगा, क्योंकि पैट्रिक को पहले पता था कि इस गधे के पास इतना तो दिमाग नहीं है कि वो वहाँ पे कुछ चीज लेकर जाएगा, इसलिए पैट्रिक ने पहले ही इस चीज का इंतजाम कर लिया था। अब अगले सीन में वो दोनों हेमिनिकुलस के ऊपर बैठ कर हवा में उड़ रहे होते हैं। एमी बाहर का नजारा देखते हुए कहती है मिस्टर डिवोर आखिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। डिवोर से बताता है मेरे डंजन पार्टनर ने चुपचाप इस चीज को रख दिया था। तो ये सुनकर एमी कहती है तो क्या आप कोई डंजन मॉन्स्टर हो, मगर आप ऐसे फ्रीली कैसे घूम रहे हो। डिवोर कहता है मुझे बाहर निकाल दिया गया है किसी को खोजने के लिए। तो ये सुनकर एमी उससे पूछती है तो क्या आप जिसकी तलाश कर रहे हो वो भी कोई एक मॉन्स्टर है। डिवोर हाँ में जवाब देता है। एमी उससे कहती है मुझे जेलसी हो रही है, तुम डंजन छोड़कर अपने पार्टनर की तलाश में आए हो, काश मेरा भी ऐसा कोई पार्टनर होता, मुझे भी आपकी तरह जीना है जहाँ आपकी कोई केयर करे और आप उसकी, ये कितना अच्छा है ना। और अब इसके बाद वो लोग टेलीपोर्टेशन हब के उधर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे हम एक जगह स्ट्रीट ऑफ गोल्ड एंड प्लेजर सर्वे रोज का सीन देखते हैं। उसी सिटी के अंदर एक बंदा कह रहा होता है अभी टेलीपोर्टेशन हब का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तो ये सुनकर एमी कहती है मुझे माफ कर देना डिवोवर, क्योंकि ये सब मेरा ही आइडिया था यहाँ पर आने का। लेकिन तभी वो आदमी कहता है अगर आपको इस चीज के लिए अर्जेंट है तो आप रात को 8 बजे आ जाना, हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसका ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक रहे हैं और ऑक्शन खत्म होते ही पहले गेस्ट उसका ट्राई करेंगे, उसके बाद 8 बजे आप उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो डिवोर से कहता है तो क्या यहाँ पे कोई ऑक्शन हो रहा है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। तो वो आदमी कहता है ये बहुत ही रेयर आइटम है, ये दूध जो तुम्हें दिख रहा है ये बहुत ही टाइम से गायब था, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले हमें ये चीज मिला है, तो इसलिए हमें इस हब का गलत उपयोग करने की वजह से इस चीज को रोकना पड़ा। और एमी भी इस चीज की तारीफ करते हुए कहती है वो ये ड्राइंग कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन डिवोर को ये चीज कुछ ज्यादा पैसा न लग रहा होता है, मगर वो अगले सेकंड शॉक होते हुए कहता है ये तो रैनी यूज करती थी। तो ये सुनकर वो बंदा पूछता है क्या आप श्योर हो कि यही वो यूज करती थी। लेकिन डिवोर अपनी बात को संभालते हुए कहता है नहीं, वो ऐसे ही कुछ यूज करती थी, वो एक ऐसे कपड़े पहनती थी जिसके अंदर वो ये वेपन बड़ी आसानी से छुपा सके, ये पक्का ही रीनी का वेपन है। लेकिन आखिर ये इंसानों के हाथों में क्या कर रहा है, क्या ह्यूमंस ने उसके साथ कुछ किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रीनी है जिसे इविल डंजन के बॉस भी नहीं टच कर सकते, इसलिए ऐसे तुच्छ इंसान के हाथों में वो तो बिल्कुल ही नहीं आने वाली। रीनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो वो टेकर की मेड है। जब रीनी बाहर भागी थी तब उसके हाथ में
डैगर था उसने उस समय लूज क्लोथ को पहना था जिसमें वो पॉकेट नहीं थे, शायद इसलिए वो वेपन उसमें छुपा नहीं पाई और उसने एक डैगर मेरी तरफ फेंक दिया था। जब उसने गलती से मुझे दुश्मन समझ लिया था तो आखिर उसके पास कितने वेपन बचे थे? क्या रीनी कभी इंसानों से 5 से कम वेपन के साथ लड़ी है? पैट्रिक तो बिना वेपन के साथ भी स्ट्रांग है, मगर रीनी अलग है। डैगरमेट के पास डैगर के अलावा और क्या बचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि रीनी इन तुच्छ इंसानों के हाथों से मर गई? ये बात सोच सोच कर तो उसका दिमाग खराब होने लग जाता है। जहाँ गुस्से में डिवोवर अपने असली रूप में आने लगता है उसका रूप इस समय बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा होता है, क्योंकि इस समय हमारा डिवोवर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि डिवोवर को ऐसा लग रहा था कि रीनी इन सभी इंसानों के हाथों से मारी जा चुकी है। और ये देखकर वो असिस्टेंट घबराते हुए कह रहा होता है, मॉन्स्टर तुम मेरे पास मत आओ। लेकिन डिवोवर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर इन सभी लोगों ने रीनी को मार दिया होगा तो मैं यहाँ पे एक भी इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी एमी उसे शांत रहने के लिए कहती है, वो उसका हाथ खींचते हुए उसे अपने आप को संभालने के लिए कह रही होती है। लेकिन डिवोर काफी ज्यादा गुस्से से उससे कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो वेपन जो तुम्हें मिला है क्या वो सचमुच यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? मेरे नॉलेज के हिसाब से वो चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिस्टर डिवोर आखिर आपको क्या हो गया? डिवोर से कहता है, वो चीज मेरे पार्टनर का है, इसलिए मुझे कैसे भी ना कैसे कर उस चीज को वापस लाना होगा। तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मगर अब तक के लिए थैंक्स। मुझे पता चल चुका है कि आखिर अब हस्तीन कैसे जाना है, तो इसलिए अब मैं सारा काम अकेले कर सकता हूँ, तो इसलिए अब तुम्हारे लिए यहाँ से जल्द जाना अच्छा होगा। मगर एमी चिल्लाते हुए कहती है, सर डेविड आप जिस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं वो डंजन की एक फीमेल मॉन्स्टर है, सिल्वर हेयर वाली एक ऐसी ओपोनेंट जो दूध की तरह अपने वेपन को यूज करती है। ये सुनकर डिवोर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए उससे कहता है, वो डैगर मेरी मैड रीनी का है। आपके रिएक्शन को देखकर ये सब सच लगता है, तुम मुझे प्रोवोक करना बंद करो और मुझे ये बात बताओ कि आखिर तुम उसके बारे में कितना जानती हो। एमी कहती है, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी डरावनी आवाज में बात करेंगे तो क्या मैं डर जाऊंगी? मैं पहले ही आपकी आइडेंटिटी जान चुकी हूँ। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम मिस रीनी है, जो कि प्रीमोडियल कोर की गेट कीपर है, और अगर आप उसको अपना मेट कह रहे हैं तो यानी कि आप उसके बॉस मिस्टर डिवोवर होंगे। तो ये सुनकर वो भी हैरान होते हुए कहता है, हाँ मैं ही डिवोवर हूँ। ये सुनकर एमी हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे पता था कि मुझे आपका ऐसा फेस देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरी स्किल अच्छी है इसलिए मैं आपको पहचान गई, और मुझे ये बात पता है कि आप कितना भयानक सोच सकते हो, इसलिए मैं इस काम में आपका साथ दूंगी ताकि आप किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सको। तो डिवोर से कहता है, तुम एक डीमन किंग होने के बावजूद भी ऐसे सिंपल लॉजिक लगा रही हो। एमी हंसते हुए कहती है, जो लॉजिकल होते हैं वो डीमन किंग नहीं बनते हैं, इसलिए मैं एक डीमन किंग होने के नाते जो बोलती हूँ वो लॉजिक बन जाता है। तो एमी की बात सुनकर डिवोर अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि कोई डीमन किंग को परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन एमी उसके ऐसे फेस को देखकर हंसते हुए कहती है, हाँ यही एक्सप्रेशन, अब तुम लग रहे हो पहले जैसे की तरह, जैसे कि तुमने पहले बताया था जिसे मैं जानती थी उस समय वो बहुत ही ज्यादा भयानक नजर रहा था, तुम्हारी बॉडी से उस समय बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें निकल रही थी, इसलिए अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं अब आपके साथ रहूंगी। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उस वॉइस में कभी नहीं बोलोगे। अब हमें ऑक्शन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एंट्रेंस के पास गार्ड को खड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन तभी कोई आते हुए कहता है, हेलो। हम देखते हैं कि वो एमी होती है जो कि अपने सेकंड फॉर्म में आ चुकी होती है, और उसके पीछे खड़ा हुआ होता है डिवोवर। एमी उस गार्ड से कहती है, हेलो हैंडसम, मैं इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने आई हूँ, तो मुझे बता सकते हो कि आखिर मुझे कहाँ से एंट्री लेनी होगी? वो गार्ड कहता है, आप यहाँ से जा सकती हो, मगर उससे पहले मुझे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। आखिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेल्स है और मैं हाउस एग्रिया से हूँ, और मेरा ये अटेंडेंट डेविड है। तो ये सुनकर वो गार्ड अपने फाइल में उनका नाम देखने लग जाता है, और वो फाइल देखने के बाद गार्ड उनसे कहता है, इसके अंदर आपका नाम बिल्कुल भी नहीं है। एमी हंसते हुए कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेविड क्या तुम इन्विटेशन लेटर लेकर आए हो? तो ये सुनकर डिवोवर हमें जवाब देता है, मगर गार्ड उनकी बात सुनते हुए कहता है, ऑक्शन का कोई भी इन्विटेशन लेटर नहीं है। मगर डिवोवर उससे ज्यादा कुछ कहते न हुए तुरंत ही उसको इन्विटेशन लेटर थमा देता है। तो आखिरकार तुम्हें इन्विटेशन लेटर मिल चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। और डिवोवर आगे बढ़ते हुए एमी से कह रहा होता है, क्या तुम अपने इस कॉस्ट्यूम को बदल नहीं सकती हो? एमी उससे कहती है, क्यों क्या हुआ? क्या तुम मेरे इस कॉस्ट्यूम से तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे? तो डिवोवर से याद दिलाता है कि तुम एक बच्ची हो। लेकिन एमी ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, वो उसे तुरंत ही मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि एमी तो ये बात तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है कि वो एक बच्ची है। जहाँ वो दोनों ऐसे ही बहस करते हुए अंदर चले जाते हैं। अब हमें कैटी कैस्टल डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डंजन के अंदर कोई बेड पे लेटे हुए कह रहा होता है, मैं कभी वापस वहाँ पे नहीं जाऊंगी। हम देखते हैं वो होती है रेनी। रेनी रोते हुए कहती है, मैं कभी भी इंस्टेंट कोर के अंदर वापस नहीं जाने वाली हूँ। रेनी ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है, जो कहते हुए इस समय उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। सो यार अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मैं इसे यहीं पे एंड करना चाहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड फिर से 1-2 दिन बाद लाऊंगा। तब के लिए बाय बाय यार, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वैसे भी मेरे लोड़े
थोड़े लगे पड़े हैं यार। आप लोग ना व्यूज आ रहे हैं ना चैनल पे, ना कुछ आ रहा है, ना रीच बढ़ रही है, सिर्फ नाम के लिए बस वीडियो डालते जा रहा हूँ। वैसे मेरी भी गलती है यार, एक्चुअली मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे भी ध्यान कैसे दूं, सच बोलूं तो क्या बोलूं यार, जान दो कहानी मैं सुनाऊंगा और उतरा इतना फालतू टाइम नहीं छोड़ो। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।